जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली। सो फाइनली आज हम अश्लेषा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। अश्लेषा नक्षत्र हमारे तारामंडल में नक्षत्रों की संख्या में 9वां नक्षत्र आता है। अश्लेषा नक्षत्र को बुध रूल करते हैं और अभी तक हमने अश्विनी से लेके पुष्य नक्षत्र तक 8 नक्षत्रों की संख्या पूरी कर ली है। आज हम इसमें जानेंगे ऑल द माइथोलॉजिकल पौराणिक स्टोरीज, जितनी भी पौराणिक कथाएं अश्लेषा नक्षत्र के बारे में हैं। हम कैसे अश्लेषा नक्षत्र को बहुत ही सिंपल तरीके से जान सकते हैं। पौराणिक कथाओं से हम अश्लेषा नक्षत्र को कैसे डिकोड कर सकते हैं, और उससे फिर हम देखेंगे कि जब भी अश्लेषा नक्षत्र एक्टिवेट होता है या फिर जो भी बंदा अश्लेषा नक्षत्र के अंदर पैदा होता है उसका इन्फ्लुएंस रहता है, तो अश्लेषा नक्षत्र वाले नेटिव को उसके क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं, ये सारी चीजें हम आज जानेंगे। हम बहुत सारी कथाएं लेंगे, उसके लास्ट में हम चार्ट प्रिडिक्शन भी देखेंगे अश्लेषा नक्षत्र के नेटिव। हम ये भी देखेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो ऑन अश्लेषा नक्षत्र। सो जैसा कि हमने कहा है, अश्लेषा नक्षत्र नक्षत्रों की संख्या का 9वां नक्षत्र है। इसको बुध रूल करता है और ये कर्क राशि में आता है। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र हो जाता है क्योंकि एक तो ये तीक्ष्ण नक्षत्र है और ये एक गंडमूल नक्षत्रों की संख्या में दूसरा नक्षत्र भी है। गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं? गंडमूल नक्षत्र वो नक्षत्र होते हैं जब जल तत्व की राशि और अग्नि तत्व की राशि जहां पे मिलती है। सो वो जो कॉम्बिनेशन होता है, जल अग्नि दोनों में सामंजस्य नहीं है। सो जब इनमें सामंजस्य नहीं होता है तो अग्नि को जल बुझा देता है, और अगर ज्यादा अग्नि हो तो जल को इवापोरेट कर देती है। तो यहाँ पे जो गंडमूल एक दोष बनता है इस कारण से, जिसमें अगर कोई जन्म लेता है, अगर 28-29 डिग्री, मतलब जो भी कार्मिक डिग्री हम बोलते हैं गंडमूल नक्षत्रों की, तो वो बहुत ही ट्रिकी होती है अश्लेषा नक्षत्र के नेटिव के लिए। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ दिस अश्लेषा नक्षत्र यहाँ पे क्या हमको रिजल्ट दे रहा है। तो हम वन बाय वन एक एक चीज, एक एक स्टोरीज अश्लेषा नक्षत्र के बारे में लेते जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र राशियों में कहाँ पे आता है और इसको तीक्ष्ण नक्षत्र क्यों कहा गया है। तो इसके बारे में हम पहले समझते हैं अश्लेषा नक्षत्र के। अब अगर हम देखें तो अगर काल पुरुष कुंडली देखते हैं तो काल पुरुष कुंडली के अंदर चौथी राशि कर्क राशि आती है। ठीक है, यहाँ से अगर काल पुरुष कुंडली मान लेते हैं, ये चौथी राशि कर्क राशि आई, इसको कैंसर कर्क। ठीक है, अब ये है जल तत्व की राशि। अब क्या होता है, जल तत्व, अब चौथी राशि जो होती है, चौथा घर, इसको हम बोलते हैं घोड़ा, गाड़ी, वाहन, माता का सुख एंड हैप्पीनेस एट होम। हम हमारा घर भी यहीं से देखते हैं, चौथे घर से हमारा घर भी यहीं से हम देखते हैं। अब जब हम चौथे घर की बात कर रहे हैं, हम माता की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो माता की जब बात की तो यहाँ से, और हैप्पीनेस एट होम की बात की तो माता तो बहुत सौम्य होती है।
फिर ये नक्षत्र, इसमें तीक्ष्ण नक्षत्र जो वन ऑफ द सबसे तीक्ष्ण नक्षत्रों में से एक अश्लेषा नक्षत्र को कहा गया है, तो वो चौथी राशि में कैसे आया? पहले तो हम ये समझते हैं। तो उसके आने का कारण है, अब चौथी राशि को हम मान लेते हैं, ये पूरी एक कर्क राशि है। अब इस कर्क राशि के अंदर 3 नक्षत्र हैं, ठीक है? 3 नक्षत्र जो भी आए हैं, पहला आया पुनर्वसु, दूसरा आया पुष्या और तीसरा आया अश्लेषा। अब इसमें जब आप देखोगे, तो पुनर्वसु और जो पुष्य नक्षत्र है, पुनर्वसु पुष्य तो माता का जो अपने बच्चे की तरफ प्यार होता है, उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरती है। वो वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं चौथे घर की, माता का प्यार, वो सारी की सारी तो आ गई पुनर्वसु और पुष्य में। जब अपन ने राम जी को भी देखा था, पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र, तो वो अपनी माता से बहुत प्रेम, उनके आज्ञाकारी थे। तो किसी भी चौथा घर हमारा होमलैंड भी होता है, हमारी मातृभूमि भी होती है। तो किसी भी चीज को के लिए प्यार होना, ये 2 नक्षत्र बता देते हैं। बट जब आखिरी नक्षत्र जो अश्लेषा नक्षत्र आता है, जैसे ही अश्लेषा नक्षत्र आएगा, तो अश्लेषा नक्षत्र को बोल दिया गया तीक्ष्ण। तीक्ष्ण नक्षत्र बोल दिया, तो तीक्ष्ण का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अगर हम समझेंगे, इसके डाइटिस पे भी आएंगे, इसके डाइटिस जैसे नागास हो गए, इसके देवता नागास हैं। तो अब जब अश्लेषा नक्षत्र की बात आई, तो अश्लेषा नक्षत्र क्या बोल रहा है? ये जो आखिरी पार्ट ऑफ राशि है, ये क्या बता रही है? ये एक तो बताएगी आपको कि अगर कोई पहली जो 2 राशियां हैं, उसमें तो हमको बता दिया गया है कि किसी के लिए कितना समर्पित, माता अपने बेटे के लिए कितना समर्पित है, उसके लिए जितना भी प्यार है, उसकी वो सारी चीजें बता दी है। बट अगर कोई माता के बेटे को अगर कोई छेड़ेगा, हम ऐसा समझते हैं, अगर किसी ने माता के बेटे को छेड़ा, तो माता उसको बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरती है। वो ये तीक्ष्णता जो है, जो रखवाली करने की एक ट्रेट है, वो अश्लेषा नक्षत्र दिखाता है। इसलिए आप देखिएगा, सांप अब अश्लेषा नक्षत्र के डाइटिस कौन आ गए? डाइटिस आ गए नागास। तो यहाँ पे क्या हुआ? अश्लेषा नक्षत्र में आप सांप को देखो, सांप को जब तक आप छेड़ोगे नहीं, वो अपना काम, वो जिधर से जा रहा है वो जाता रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। अगर आपने उसको छेड़ दिया, तो वो आपको ढसेगा। अब यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है? यहाँ पे वो ये नहीं दिखा रहा कि वो उसकी तीक्ष्णता है, वो ये दिखा रहा है कि अगर आपने अश्लेषा नक्षत्र के जो भी नेटिव है, उ उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, अगर उनकी लाइफ में आपने कोई इंटरफेयर किया, या फिर माता, जैसे माता को ले लिया, तो माता की लाइफ में अगर उनके उसके बेटे को किसी ने छेड़ा, तो माता उसको बचाने के लिए कुछ भी कर जाएगी। माता को ये पसंद नहीं है कि उसके बेटे को कोई छेड़े। वो ही यहाँ पे अश्लेषा नक्षत्र दिखा रहा है। अश्लेषा नक्षत्र वाले नेटिव बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, कोई भी हो, उस उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। आप देखिए, अब प्रोटेक्शन कहाँ से आ रही है? आप बहुत सी जगह हमने देखा होगा कि मंदिरों में जहाँ खजाना गड़ा होता है, तो खजाना जो गड़ा होता है वो धरती के नीचे, या फिर पुराने टाइम पे मंदिरों में खजाना जो भी गड़ा है, वहां पे उस खजाने की रखवाली के लिए सांप को छोड़ा गया है। सांप को क्यों छोड़ा गया है? इसलिए ही छोड़ा गया है कि वो उसकी रखवाली कर रहा है, वो उसके उसमें मस्त है। बट अगर किसी ने खजाने को जबरदस्ती लेने की कोशिश की, तो वो उसको डंक मारेगा, वो उसको ढसने की कोशिश करेगा। तो ये ही प्रोटेक्टिवनेस अश्लेषा नक्षत्र के नेटिव का सबसे बड़ा एक हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा वरदान है, अश्लेषा नक्षत्र के लोगों के लिए। इसलिए इसको तीक्ष्ण नक्षत्र कहा गया है। अब हम अश्लेषा नक्षत्र के अलग-अलग ट्रेट्स और अलग-अलग इसकी स्टोरीज़ कौन-कौन सी है, वो
वो भी समझेंगे। तो मैं एक बार आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि एक तो जो लक्ष्मण जी थे, वो अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए थे। वो क्योंकि लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे। दूसरी जो स्टोरी हम देखेंगे वो है बलराम की। तीसरी देखेंगे कालिया नाग की। हम चौथी देखेंगे नागों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र के जो डाइटी हैं, जो देवता हैं, वो सर्प हैं। और जो भगवान त्रिमूर्तियों में पूजे जाते हैं वो विष्णु हैं। तो विष्णु ने जहाँ-जहाँ भी अवतार लिया है, जैसे राम के उसमें लिया है या फिर कृष्ण के उसमें लिया है, तो वहाँ पे शेषनाग उनके हमेशा साथ में किसी न किसी रूप में रहे हैं। तो शिव के साथ में भी नाग नाग रहते हैं। तो जितने भी नागाज़ हैं, उनकी अगर हमने ट्रेड्स देख लिए, उनके ट्रेड्स जान लिए, तो हम अश्लेषा नक्षत्र को बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। तो हम आगे हमारे हम अब आते हैं नागाज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पहली कहानी पे, और फिर उससे हम कुछ देखेंगे कि ये उस कहानी से हमको क्या-क्या चीज़ें मिल रही हैं, या फिर क्या अश्लेषा नक्षत्र के नेटिवों के पास वो कौन से ट्रेड्स होने चाहिए। तो हम हमारी फर्स्ट स्टोरी पे आते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि नागाज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो हम पहले नागों की जो जन्म की कथा है उससे स्टार्ट करते हैं। तो पहले नागों की स्तुति से फिर हम उसकी कथा पे आएँगे। सो नवनाग स्तोत्र। अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं च तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनं सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयः भवेत्। ॐ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पे प्रचोदयात्। अब हम देखते हैं पहले जो पहला डिकोड हम करेंगे अश्लेषा नक्षत्र के बारे में, वो हम करेंगे इनकी क्योंकि इनके देवता आदि देवता हो गए नागास। तो नागास का जन्म कैसे हुआ और उनने क्या-क्या किया, उसके बेस पे हम बहुत सारी चीज़ें अश्लेषा नक्षत्र के लोगों के बारे में जान पाएँगे। सो कथा के ऊपर चलते हैं पहले। सो अ, म ऋषि महर्षि कश्यप थे, उनकी 13 पत्नियाँ थी। अ, उनकी उनमें 13 पत्नियों में से 2 पत्नियाँ थी, जिनका नाम था विंता और कद्रू। इन दोनों से वो विशेष प्रेम करते थे। सो एक दिन क्या हुआ, महर्षि आनंद भाव में बैठे हुए थे, तो उनके समीप या विंता और कद्रू दोनों पहुंची और उनके पैर दबाने लगी। प्रसन्न होकर महर्षि ने बारी-बारी से दोनों को संबोधित किया और कहा, मैं तुम दोनों पर बहुत खुश हूँ और अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो वो बताओ। तो फिर तो कद्रू ने पहले कहा कि प्रभु, मुझे 1000 पुत्रों की माँ बनने का सुख चाहिए। और दूसरी बार विंता ने कहा, मुझे 1000 पुत्र नहीं चाहिए, मुझे एक ही पुत्र चाहिए, बट वो 1000 पुत्रों के जितना बलवान हो और बुद्धि और सब में कुशाग्र हो, ऐसा पुत्र चाहिए, इसका मेरे को वरदान दीजिए। सो महर्षि वो कश्यप बोले कि मैं एक यज्ञ करूँगा और उसके उपरांत तुम्हारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी। उनने यज्ञ किया, जहाँ पे ऋषि-मुनि सब पधारे और उस यज्ञ के कारण उनको उन्होंने फिर भगवान से ये प्रार्थना की कि इनको दोनों दोनों पत्नियों की मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो इनके वरदान स्वरूप दोनों पत्नियों को पुत्र की प्राप्ति हुई, ठीक है? अब
क्या हुआ कुछ काल के पश्चात अ, दोनों ने बच्चों को जन्म दिया अंडों के रूप में। तो एक अंडे से तो 1000 काले सांप निकले और दूसरे अंडे से दूसरा जो अंडा था वो विंता ने पहले ही वो जब अंडा ये नहीं हुआ था, क्या बोलते हैं अपना वो पूरा मैच्योर नहीं हुआ था, उससे पहले ही फोड़ दिया। तो अंडा जैसे ही फूटा तो वो उसमें से एक बालक की आवाज़ आई कि तुमने जल्दबाज़ी में अंडा फोड़कर एक अपराध किया है, फलस्वरूप तुम्हें कुछ समय तक दासी बनकर रहना पड़ेगा। ये विंता को श्राप मिल गया और कद्रू ने 1000 सर्पों को जन्म दिया। तो यहाँ से पहली जो चीज़ मिली वो एक तो अभी गरुड़ का जन्म तो नहीं हुआ बट गरुड़ की माँ को श्राप मिला था पहला, वो भी उनके बेटे ने ही दिया था। तो जब गरुड़ किसी नक्षत्र में आएगा तो हम ये वाली कथा को आगे ले जाएंगे और देखेंगे कि उनकी माँ पे कैसे कर्ज चढ़ता है बच्चों के कारण। बट वो अभी हमारा टॉपिक नहीं, अभी हम अश्लेषा नक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब अ, आगे विंता बोली जो अपने पुत्र से कि अपराध तो मुझसे हो ही गया है, लेकिन इसका निराकरण कैसे होगा ये बताओ। तो अपूर्ण बालक जो था वो बोला कि तुमने जो दूसरा अंडा दिया है उसको फोड़ने की जल्दबाजी मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो जीवन भर दासता से मुक्ति नहीं हो पाओगी, क्योंकि उसी अंडे से पैदा होने वाला तुम्हारा पुत्र तुम्हें दासता से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर अंडे से उत्पन्न अपूर्व बालक आकाश में उड़ गया और विंता दूसरे अंडे के पकने तक का इंतजार करने लगी। अब क्या हुआ, समय पाकर अंडा फटा और उसमें से एक महान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम गरुड़ रखा गया। तो यहाँ गरुड़ भी पैदा हो गए। अब गरुड़ दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा और कद्रू के 1000 पुत्रों पर भारी पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप विंता और कद्रू के संबंध दिन प्रतिदिन कटु से कटुतर होते गए। फिर एक दिन जब विंता और कद्रू भ्रमण कर रही थी, कद्रू ने सागर के किनारे दूर खड़े सफेद घोड़े को देखकर विंता से कहा, बता सकती हो विंता, दूर खड़ा हुआ घोड़ा किस रंग का है? तो विंता बोली सफेद रंग का। कद्रू बोली शर्त लगाकर कह सकती हो कि घोड़ा सफेद रंग का ही है, मुझे तो इसकी पूंछ काले रंग की नजर आ रही है। विंता बोली तुम्हारा विचार गलत है, घोड़ा पूंछ समेत सफेद रंग का ही है। तो दोनों में काफी देर तक बहस छिड़ी रही। आखिर में कद्रू ने कहा तो फिर हम दोनों में शर्त हो गई, कल घोड़े को चलकर देखेंगे, यदि वह संपूर्ण सफेद रंग का रहा तो मैं हारी और यदि उसकी पूंछ काली निकली तो मैं जीत जाऊंगी। उस हालत में जो भी हम दोनों में से जीतेगा तो हारने वाले को जीतने वाले की दासी बनकर रहना पड़ेगा। अब विंता बोली मुझे मंजूर है। रात को ही कद्रू ने अपने सर्प पुत्रों को बुलाकर कहा, आज रात को तुम सब उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट जाना, ताकि सुबह जब विंता देखे तो उसे घोड़े की पूंछ काली नजर आए। अब देखिए यहाँ से हम पहला डिकोडेशन करेंगे। योजना अनुसार नाग उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट गए। परिणाम स्वरूप सुबह जब कद्रू ने विंता को घोड़े की पूंछ काले रंग की दिखाई तो वह हैरान रह गई, बोली ऐसा कैसे हो गया? कल तो इसकी पूंछ बिल्कुल सफेद थी। कद्रू बोली खूब तसल्ली से देख लो, घोड़े की पूंछ आरंभ से ही काली है। शर्त के मुताबिक तुम हार चुकी हो, इसलिए अब तुम्हारे मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कद्रू ने अपने बच्चों को भेज दिया शर्त जीतने के लिए। तो उनने क्या किया, धोखा दिया पहली बात तो, और अपनी ही जो दूसरी माता है, अपने यहाँ सौतेली माँ बोल दो या दूसरी माँ है, उनको ही धोखा दिया सर्पों ने। बट उनने धोखा क्यों दिया, यहाँ पे सबसे अच्छी बात दिखाई जाती है समर्पण। तो
एक जो पॉइंट आता है अश्लेषा नक्षत्र में, वो आता है ट्रेचरी। अश्लेषा नक्षत्र वाले धोखा दे सकते हैं। अब धोखा देने वाली जो चीज है वो कैसे आई यहाँ पे? अगर बैड इन्फ्लुएंस हमेशा नहीं, बैड इन्फ्लुएंस जब भी होगा, अगर नेगेटिव प्लैनेट्स अगर अश्लेषा नक्षत्र को बहुत देख रहे हैं, उस समय क्या होगा? अगर ऐसे समय में उसके नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि इसके इनके जो गण आते हैं तो आखिरी के पदों में राक्षस गण रहता है इनका, तो वो वहां वाली भी इनको रिजल्ट मिलता है। बट यहाँ पे जो डिग्रेडेशन है उससे अगर हम देखें तो माता के लिए या फिर उनके परिवार परिवार के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। परिवार वाले के हित के लिए अश्लेषा नक्षत्र वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे दूसरों को बेवकूफ बना दे, वो ट्रैचरी कर ले, या फिर किसी भी हद तक चले जाएँ। यहाँ से हमको ये पता चलता है। ये एक अश्लेषा नक्षत्र का वन ऑफ द मेजर ट्रेट है कि ये अपने प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये चौथे घर में आ गया ना, तो अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये इनका पहला ट्रेट आ गया। अब हम इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो हमको आगे के ट्रेट्स भी पता पड़ेंगे। अब क्या हुआ? विवशता पूर्वक विंता ने गदरू की दास्ता स्वीकार कर ली। माता को उदास देखकर जो गरुड़ थे उनने पूछा, माँ आप उदास क्यों हो? तो विंता बोली, या तो कद्रू से ही पूछना पड़ेगा। यदि वह प्रसन्न हो जाती है तो मुझे दास्ता से मुक्त कर देगी। तो गरुड़ अपनी माता विंता को लेकर कद्रू के पास पहुंचा और कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी माता को अपनी दास्ता से मुक्त कर दें? कद्रू बोली, हो सकता है, बशर्ते कि तुम मेरे पुत्रों को अमृत लाकर दे दो। तो यह सुनकर गरुड़ सोच में पड़ गया। उसने अपनी माता से पूछा, माँ अमृत कहाँ मिलेगा जिसे लेकर मैं तुम्हें दासी जीवन से मुक्त कर सकूं? तो विंता ने कहा, अमृत का पता तुम्हारे पिता बता सकते हैं, तुम उन्हीं के पास जाकर पूछो। गरुड़ महर्षि कश्यप के पास पहुंचा। कश्यप अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गरुड़ ने उनसे पूछा, पिताश्री मैं अमृत लेकर अपनी माता को दास्ता से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, कृपा मुझे बताइए कि अमृत कहाँ मिलेगा? तो महर्षि कश्यप बोले, पुत्र देवराज इंद्र ने अमृत की सुरक्षा के लिए बहुत व्यापक प्रबंध कर रखा है, वहां तक पहुंचना कठिन है। तो गरुड़ बोले, इंद्र ने कितनी ही बड़ी सुरक्षा प्रबंध क्यों ना कर रखे हो, मगर मैं अमृत ले आऊंगा। आप मुझे सिर्फ उस स्थान का पता बता दीजिए। महर्षि कश्यप ने गरुड़ को इंद्र का पता बता दिया। गरुड़ ने फिर पूछा, पिताजी मुझे भूख बहुत लगती है, कृपा मुझ पर यह भी बता दीजिए कि इस लंबे मार्ग में मैं क्या खाकर पेट भरूं? तो महर्षि बोले, अमृत जिस स्थान पर रखा है वह सरोवर तक पहुंचने में तुम्हें वक्त लग जाएगा। इस बीच समुद्र के किनारे तुम्हें निषादों की अनेक बस्तियां मिलेंगी। ये निषाद बहुत पतित हैं और इनके आचरण असुरों जैसे हैं। तुम इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। और फिर गरुड़ ने वैसा ही किया। फिर महर्षि बोले, सरोवर के अंदर एक विशाल कछुआ रहता है और उसके साथ ही वन में एक महाभयंकर हाथी भी रहता है। दोनों महर्षि बोले, सरोवर के अंदर एक दोनों ही बहुत क्रूर और असुर प्रवृत्ति के हैं, तुम उन्हें भी खा सकते हो। पिता का आदेश पाते ही गरुड़ अमृत सरोवर की ओर बढ़ चला। मार्ग में उसने निषादों को खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर अमृत सरोवर तक पर पहुंचकर कश्यप और हाथी को अपने पंजों में दबाए दोनों को खाने के लिए किसी उचित जगह की तलाश में उड़ चला। अब हम देखेंगे, जब भी हम नक्षत्र करेंगे जिसमें गरुड़ का बहुत अहम भूमिका रहेगी, वहां पर उन नक्षत्र के लोगों को हाथी और जो कछुए हैं उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। जहाँ पे भी हाथी और ये आते हैं उनको गरुड़ से भी सावधान रहना चाहिए। ये वाली हम आगे डिकोडेशन में देखेंगे, बट हम अभी ये पूरी कर लेते हैं। तो पूरी स्टोरी पे ना जाके अगर शॉर्ट में मैं बोलूं तो जो गरुड़ था वो इंद्र से तपस्या करके इंद्र से वो लेके आ गया, अमृत लेके आ गया।
अब जब अमृत लेके आ गया, तो इंद्र ने बोला कि अमृत तो देवताओं के लिए है, ये किसी गलत हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। तो गरुड़ ने अपनी सारी कहानी बता दी कि मैं मेरी माता की दास्ता को खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये लेके जा रहा हूँ। तो क्योंकि वो दासी हैं अभी, और मुझे इसके लिए कोई नहीं रोक सकता। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो उनने एक प्लान बनाया, उनने क्या किया, गरुड़ को वो तो दे दिया, और गरुड़ ने वो ले जाके कद्रू को दे दिया। अब कद्रू ने एक जगह रख दिया और उनके पुत्र को बोला कि बाद में आप खाना। तो इंद्र पीछे से एक षड्यंत्र रचा गया। इंद्र ने पीछे से ले जाके वो जो घड़ा था वो लेके चले गए। अब सांप जब आए तो सांपों को लगा कि वहां पे कुछ बूंदे गिर गई थी अमृत की। अमृत तो चला गया वापस इंद्र के पास। तो वो जो अमृत की बूंदें गिरी थी, वो बूंदें उन उनको चाटने लगे सर्प। वो जब उनको चाट रहे थे, तो वहां पे तीलियां पड़ी हुई थी। तो वो जो तीलियां पड़ी हुई थी, उनसे उनकी जुबान कट गई सर्पों की। तो इसलिए सर्पों की दो जुबान होती है। इसलिए इनको बोलते हैं, जो अश्लेषा नक्षत्र वाले होते हैं वो बहुत कटाक्ष करके बोलते हैं। दो दो जुबान होना मतलब बहुत कटाक्ष करके बोलना। अगर उनको आपने छेड़ा तो वो आपको फिर छोड़ने वाले नहीं। वो बोलेंगे भी, वो आपको एनी हाउ कहीं ना कहीं से आंसर देंगे। इसलिए अश्लेषा नक्षत्र वालों से। तो ये दूसरी चीज कि सर्प की जुबान। अब यहाँ से दूसरा ट्रेट ये भी आता है। आप देखो, सांप जब भी होता है, सांप हमेशा फन फैला के बैठा रहता है और जुबान बाहर रहती है। तो अश्लेषा नक्षत्र, अगर आपको कोई बंदा दिखे जो अपनी जुबान बार बार बाहर ऐसे घुमाता हो होठ पे, या बाहर निकाल रहा हो बार बार, तो आप देख के समझ सकते हैं कि ये बंदा अश्लेषा नक्षत्र का होगा। इनके पास ये ट्रेट रहता ही है। क्योंकि आप सांप को भी देखो, जब सांप, ये फोटो में भी अगर आप देखोगे तो सांप, जो पीछे बैकग्राउंड है उनमें उनने जुबान बाहर निकाल रखी है। तो ये जो जुबान बाहर निकाल रखी है, ये अश्लेषा नक्षत्र, ये यहाँ से आई है कि इनकी जुबान दो भागों में क्यों कटी, पहली बात तो। और दूसरी बात, अ, ये कटाक्ष क्यों बोलते हैं, ये अश्लेषा नक्षत्र के दो ट्रेट्स होगा। ये तो थी सांपों की उत्पत्ति की कहानी। अब हम आगे देखेंगे अश्लेषा नक्षत्र के ट्रेट्स क्या-क्या होते हैं। अब हम राम की कहानी देखेंगे, राम लक्ष्मण की कहानी, वहां से जानेंगे कि अश्लेषा नक्षत्र में क्या-क्या ट्रेट्स आ सकते हैं। अब हम देखेंगे स्टोरीज पे जाने से पहले हम समझते हैं कि इनके ट्रेड्स क्या होते हैं, ताकि ट्रेड्स जब हमको पता चल जाएंगे तो हम देखेंगे कि कितना इजी हो जाता है किसी भी नक्षत्र को समझना। जैसे कि मैंने मेरे हर पुराने वीडियोस में बोला है, किसी एक चीज को याद रखोगे तो आपको पूरा नक्षत्र याद हो जाएगा, या उसके ट्रेड्स याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अभी नागास को। बाद में मैं लक्ष्मण और इनके थ्रू भी बताऊंगा जो मेजर मेजर ट्रेड्स हुए हैं, या महात्मा गांधी हो गए, या बहुत सारे ऐसी पर्सनालिटीज जो अश्लेषा नक्षत्र में। बट अभी अपन ले लेते हैं नागास को, क्योंकि मेन डाइटी नागाज है। अब नागों को या सर्पों को आप देखोगे तो आप देखो, अश्लेषा नक्षत्र आता है, अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो चौथे उसमें। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष की जो राशि है वो अश्लेषा नक्षत्र में आती है। ठीक है। अब मोक्ष अगर मिल रहा है, मोक्ष के तीन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। स्कॉर्पियो में भी मोक्ष की राशि आती है, और फिर अपने पाइसेस में भी आती है। तो यहाँ जो मोक्ष मिल रहा है, अश्लेषा के जस्ट बाद हमारे जो नक्षत्र आता है वो आता है मघा। मघा नक्षत्र बताता है हमारे पितरों को, और अश्लेषा नक्षत्र बताता है, अश्लेषा नक्षत्र मोक्ष को दिखा रहा है। ठीक है। मोक्ष मतलब एक लाइफ की साइकिल आपकी खत्म हो गई वहां पे। अगर एक लाइफ की साइकिल खत्म हो गई तो वो किसका फॉर्म ले रही है, अगर आप यहाँ देखोगे तो आपके जो पितृ हैं, पितृ हमारे घर में अगर रहते, अगर उनकी कृपा रहती है, तो वो सांप के उसमें ही आएंगे। तो अश्लेषा वाला ट्रांजिशन काय में हो रहा है, मघा में हो रहा है। तो अगर किसी के घर में सांप निकल रहे हैं और अगर वो किसी को छेड़ नहीं रहे,
बहुत सी जगह होता है, तो वो पितरों के रूप में है, तो पितृ की कृपा है उन पे, ठीक है? तो उनको कभी मारना नहीं चाहिए। अब अश्लेषा नक्षत्र में अगर कोई बहुत नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे हैं, तो आप समझ लेना कि अश्लेषा नक्षत्र में मार्स नीच का हो गया। तो ये समझ लेना कि किसी ने, क्योंकि यहाँ सर्पों की बात हो रही है, और सर्प हर लोक में, सातों लोक में सर्प पाया, एक ऐसा प्राणी सर्प है जो हर लोक में पाया जाता है। तो अब क्या होगा जो अगर किसी ने के एंसेस्टर्स ने सर्पों को मारा हो, या अभी मारा, या उसने खुद ने मारा हो, या उसके एंसेस्टर बड़े बूढ़े ने मारा हो, या उनके पूर्वजों ने मारा, तो वो जो मारने का सर्प का कर्स है वो हमेशा ट्रांसफर होता रहता है। अगर कोई प्लेनेट नेगेटिव बैठा हुआ है उस नक्षत्र में, तो हम बोल सकते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र में अगर कोई नेगेटिव बैठा है, जैसे मार्स नीच का हो गया, तो आप बोल सकते हो उनके एंसेस्टर्स ने कहीं न कहीं मारा होगा सर्पों को, तो वो ट्रेट यहाँ पे आ रहा है। कहीं-कहीं पे काल सर्प दोष अगर इस उसमें बनता है और वो बहुत नेगेटिव हो जाता है, तो वो जाके भी हम ये बोल सकते हैं कि अब हम सर्पों को देख के ही चल रहे हैं। तो हमने पहली चीज़, जितने तो इनकी सबसे अच्छी एक रेमेडी है पितरों को पूजना, एक मघा की भी है और यहाँ पे भी, क्योंकि गंडांता में जब भी अगर कोई रहेगा तो दोनों साइड की एनर्जी मिलेगी। एक एनर्जी कभी भी नहीं रहेगी। तो आप हमेशा देखो, एक राशि 30 डिग्री की होती है, अगर कोई 29 डिग्री पे जाके बैठ गया, तो वो जहाँ जिस पॉइंट पे बैठा उसके आसपास का 30 डिग्री का एक सर्कल बना लो, तो 15 इधर 15 इधर, तो जब गंडांता की डिग्री आ गई, तो वो दोनों साइड का रिजल्ट देने लगेगी। तो उसकी जो रेमेडी होगी वो भी दोनों साइड चले जाएगी। तो पितरों को पूजना, सर्प खुद ही हमारे पितृ सर्प के रूप में हमारे घर में आते हैं। दूसरा, आप साँपों को देखोगे तो उनकी आँखें बहुत नशीली होती है। तो जो अश्लेषा नक्षत्र वाले लोग होते हैं, वो बहुत नशीली, लाइक हिप्नोटिक आँखें होती है उनकी। मतलब उनको नशीली आँखें आप बोल सकते हो, या फिर उनको देखते हैं तो हिप्नोटिज़्म, आकर्षक हो जाते हैं, लोग सद्बुद्ध खो बैठते हैं। तो ये एक अश्लेषा नक्षत्र का एक और ट्रेट है। फिर आप देखोगे कुछ-कुछ टाइम के बाद, कुछ एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद साँप अपनी ऊपर की जो स्किन होती है, जिसको कास्टली बोलते हैं, वो शेड कर देता है। तो आप देखना, और ये कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है अपने चौथी राशि, कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र है। अब देखिए कैसे एस्ट्रोलॉजी को हम जोड़ते हैं। चौथी राशि यानी माता, माता यानी महिला, ठीक है? वो चौथी राशि में अपन ने देख लिया, और अब जो महिला होती है वो अपनी स्किन थोड़े-थोड़े टाइम में, जेंट्स जो रहते हैं वो तो ज़्यादा, इसको जैसे बोलते हैं, बाल क्लीन करवाना, वैक्स करना, अ, सो स्किन क्लीनिंग की जो भी चीज़ें हैं वो लड़कियाँ ज़्यादा करती है। तो वहाँ से जो मातृत्व का वो है, वो अश्लेषा नक्षत्र दिखा रहा है वहाँ पे, क्योंकि चौथे घर से माता है। अब ये लेडीज़ लोग ही ज़्यादा करते हैं, ठीक है? दूसरे, आपको ऐसे भी लोग जो सबसे ज़्यादा लोग दिखेंगे, जो अपनी स्किन, जो मूवीज़ स्टार्स हैं, और अ, अलग-अलग जगह रैंप पे शो करते हैं, फैशन शो करते हैं, ये सारे जितने भी लोग हैं, ये अपने स्किन्स को क्या करते हैं, जो बाल होते हैं, एक्स्ट्रा बाल, वो सब हटवा देते हैं। तो वो जब भी हटवाते हैं, तो हर इंसान की कुंडली में अश्लेषा नक्षत्र इनडायरेक्टली उस समय एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि साँप भी अपनी कांचली जब छोड़ता है, तो वो एक साँप का ट्रेट, वो अश्लेषा नक्षत्र का एक पर्टिकुलर बिल्कुल परफेक्ट ट्रेट है। तो जब भी अश्लेषा नक्षत्र को एक्टिवेट करना है, आप एक बार वैक्सिंग करवाओ। आप जैसे वैक्सिंग करवाओगे, आपकी बॉडी पे अश्लेषा नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएगा। हीरोइन्स, ये जितने भी लोग हैं, ये सब वैक्स करवाते हैं, तो कहीं न कहीं एक प्रोमिनेंट अश्लेषा रहता है। उनके उसमें कहीं न कहीं एक प्रोमिनेंट अश्लेषा नक्षत्र मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज़ें, आप देखो, साँप जो भी है पाताल लोक को
रूल करते हैं, ठीक है। अब पाताल लोक को रूल करते हैं और क्षीर सागर में विष्णु इसके डाइटी है। मैंने बोला अश्लेषा नक्षत्र के डाइटी कौन है? विष्णु है। विष्णु के पास क्या रहती है? लक्ष्मी, ठीक है। और विष्णु जिस शैया पे सोते हैं वो है शेषनाग। शेषनाग की भी कहानी पे हम आएंगे। अभी पहले ट्रेड समझ लेते हैं, फिर हम धीरे 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 कहानियों से भी उसके ट्रेड समझेंगे। तो शेषनाग ने क्या, शेषनाग और जो सागर के बीच में ही नाग रहते हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र में जो नागाज आते हैं, जो नाग तो सारे ही रूल करते हैं, बट एक तो कर्क राशि भी पानी जल तत्व की राशि, क्यों विष्णु ही उसके डाइटी, क्यों शिवा नहीं हुए डायरेक्ट डाइटी? क्योंकि क्षीर सागर में ही विष्णु रहते हैं, ठीक है। और जो कर्क राशि है वो भी जल तत्व की राशि है। और शेषनाग जो आदि शेषा जिसको कहा गया है वो भी वहां पे रहता है। और पाताल लोक भी समुद्र के नीचे है। अब पाताल लोक को आप देखोगे तो पाताल लोक मतलब जितनी भी अंडरग्राउंड की चीजें है ना, इसको अधोमुखी नक्षत्र कहा गया है। अधोमुखी का मतलब क्या है? अधोमुखी यानी एक तो नीचे देखता हुआ और नीचे धरती के नीचे के चीजें। तो जितनी भी धरती के अंदर की चीजें हैं या फिर सागर के अंदर की चीजें हैं वो सारी अश्लेषा नक्षत्र में आ जाती है। तो अश्लेषा नक्षत्र वाले जो भी नेटिव है उनके लिए एक अच्छी रेमेडीज जो है विष्णु से रिलेटेड, आप देखो, आप शंख रखो, शंख के अंदर पानी रखो, तो आपको अश्लेषा नक्षत्र के कभी नेगेटिव ट्रेट नहीं मिलेंगे, क्योंकि शंख भी आ, समुद्र के अंदर पाया जाता है और विष्णु के हाथ में भी है, ठीक है। और जो सीप होते हैं जिसके अंदर से मोती निकलते हैं, अब मोती मोती भी जब उसमें निकलते हैं, तो मोती भी रखना एक बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि मोती भी एक तो समुद्र के अंदर से निकलते हैं और मोती एक खजाने के अंदर आते हैं। अब जो खजाना हो गया, ये क्या करते हैं? नागास खजाने को रूल करने का काम करते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी खजाना इनके पास है। लोग बोलते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र और पुष्या और ये इन नक्षत्र, धनिष्ठा, इन नक्षत्रों के पास ज्यादा पैसा। अश्लेषा के पास बहुत पैसा, अश्लेषा नेटिव के पास बहुत पैसा रहेगा, बट वो उजागर नहीं करता, वो दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड यानी अंडरवर्ल्ड। तो अब सबसे अच्छी बात आ गई अंडरवर्ल्ड। जितने भी अंडरवर्ल्ड के काम हैं वो सब अश्लेषा नक्षत्र वाले। क्यों? क्योंकि नागास रूल करते हैं पाताल लोक को। पाताल लोक हो गया हमारा अंडरवर्ल्ड। तो अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड जितनी भी छुप के क्रियाएं होती है वो सब अश्लेषा नक्षत्र में आ जाती है। और अंडरवर्ल्ड में क्या तीक्ष्णता आ गई, आपने अगर किसी को छेड़ा, अब अंडरवर्ल्ड में वो ऐसा, वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, ठीक है। तो अगर आपने उन लोगों को जब तक नहीं छेड़ा, वो उनका काम करते रहेंगे, वो चाहे अच्छा काम करे या बुरा काम करे। बट आपने जैसे छेड़ा, उनसे बुरा कोई नहीं है। तो जितनी भी अंडरवर्ल्ड की चीजें हैं सब अश्लेषा नक्षत्र में आ गई। जॉब की बात करें, पानी से रिलेटेड जितनी भी चीजें, पानी के अंदर रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं या फिर धरती के अंदर जो भी उग रहा है वो सब अश्लेषा नक्षत्र के अंदर आ जाता है। अब आप देखिए आगे, अश्लेषा नक्षत्र में और क्या क्या आएगा? अश्लेषा नक्षत्र, क्योंकि ये खाली हम सांप को देख के अभी प्रेडिक्शन कर रहे हो और कुछ भी नहीं हमने देखा। सांप पाताल लोक को करता है, मतलब अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब। अब इस चौथे से चौथा बहुत भावन लगा दो आप, तो स्कॉर्पियो राशि चौथे से मतलब अगली जो मोक्ष की राशि है वो वापस स्कॉर्पियो राशि आ गई, ठीक है। स्कॉर्पियो राशि आपको क्या बता रही है? स्कॉर्पियो राशि आपको वापस सीक्रेट्स बता रही है, ठीक है। क्योंकि आप जब इसका ट्राइन बनाओगे, अगर किसी का जन्म कर्क राशि में हुआ तो कर्क लग्न में हुआ मान लो, तो उसका पंचम और नवम जो रहेगा वो तीनों तो रहेंगे जल तत्व की राशियां, क्योंकि उनकी आने वाला मतलब उनके पिता और उनका पुत्र और वो खुद पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक ही तत्व के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जल तत्व आ गया तीनों में, ठीक है। अब स्कॉर्पियो राशि सबसे सिक्रेटिव राशि है, वो भी अंडरवर्ल्ड को शो करती है और अश्लेषा नक्षत्र भी इस पर्टिकुलर राशि में, माता वाली राशि में
कर्क राशि के अंदर अश्लेषा नक्षत्र को ही शो करता है। अब तो इसके अगर आपको देखना है अश्लेषा नक्षत्र, कोई ज्यादा वैक्सीन करा रहा हो, बाल क्लीन रखता हो इंसान, वो सब अश्लेषा नक्षत्र में। आप हिप्नोटिकाइज अश्लेषा नक्षत्र, जो ठोड़ी आती है वो अगर निकली हुई हो, वो अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र वालों के कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाई बहन एक ना एक रहता है। वो कैसे? क्योंकि राम जी का लक्ष्मण जी के भी वो बड़ा भाई भी हो सकता है और छोटा भाई भी हो सकता है। अगर चंद्रमा अगर चंद्रमा आपका गंडांता डिग्री पे है तो उसका कोई ना कोई छोटा भाई रहेगा अश्लेषा नक्षत्र में। और वो अगर दूसरे घर में पहुंच गया तो आप बिल्कुल बोल सकते हो गंडांता डिग्री पे वो अश्लेषा एक कोई ना कोई वो बड़ा होगा, उसके छोटे भाई या बहन होंगे। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, ठीक है। और अगर वो ऐसे अष्टम स्थान में चले जाए और तीसरे पदा में आ जाए चंद्रमा, तो उसका बोल सकते हो उसकी एक बड़ी बहन या बड़ा भाई होगा, वो छोटे वाले होंगे। तो लक्ष्मण जी का जब हमको देखना है तो हम बोल सकते हैं लक्ष्मण जी शायद तीसरे पदा में थे। ऐसा जो मैंने कुंडलियों पे देखा है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है इनके पदों का, बट फिर भी लक्ष्मण जी शायद तीसरे पद में हों और जो बलराम जी वो चौथे पद में हो सकते हैं। तो ये अश्लेषा नक्षत्र के कुछ ट्रेट्स है। तो अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड जो भी खेती होती है, बहुत सारे जो अंडरग्राउंड चीजें हैं जिनमें पानी का भी वो होता है, जैसे सिंगाड़े हो गए। सिंगाड़े काले कलर के भी होते हैं, तो वो जो फ्रूट आता है वो अश्लेषा नक्षत्र के अंदर आएगा, क्योंकि वहाँ पानी भी चाहिए और धरती के अंदर की चीजें आ गई वहाँ, तो वो भी एक अश्लेषा नक्षत्र में ही आएगा। और हम देखें अश्लेषा नक्षत्र में, तो आप देखो, अब सावन जब भी आता है, श्रावण, शिव शिव का पूरा महीना, अब नक्षत्रों को देखते हैं हम बहुत, जैसे आर्द्रा आर्द्रा जब आता है तो मानसून आती है। अब आर्द्रा में क्या हुआ था? शिव के आंसू आर्द्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो ही बारिश जब भारत में आती है, सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में रहता है। अब सूर्य जब अश्लेषा नक्षत्र या कर्क राशि में रहेगा, वो जो कर्क राशि में जब सूर्य एंटर करता है ना, वो पूरा महीना चले जाता है हमारा श्रावण का। क्यों? श्रावण का मतलब हो गया शिव, शिव के जटा पे गंगा, ठीक है। अब शिव की जटा पे गंगा है तो शिव की जटा पे गंगा है तो जल तत्व की राशि में जैसे सूर्य आया कर्क राशि में, तो शिव का सबसे बड़ा महीना चालू हो गया। तो शिव को पूजना भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए। शिव शिव के ऊपर आप चांदी का सर्प चढ़ाओ और उसका जल से अभिषेक करो, या शिव की एक कोई ऐसी मूर्ति जो पानी में रख सकते हो आप, उस पे सर्प हो और वो पानी के अंदर हो, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें अब आप देखो, जो हमारी नागपंचमी आती है वो भी श्रावण के महीने में ही आती है, और वो भी उसी के आसपास आती है जब सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में आने वाला रहता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अश्लेषा नक्षत्र वाले। अब आप ये भी देखोगे कि बहुत श्रावण के महीनों में ही सांप ज्यादा निकलते हैं। सांप ज्यादा निकलेंगे और पितृ भी सबसे ज्यादा श्रावण के महीने के आसपास ही दिखते हैं। क्यों? क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में एक्टिव है, श्रावण चल रहा है, ठीक है। और अधिकतर पूजा वहीं पे होती है। अब पूजा होती है तो शिव तंत्र मंत्र के दाता है, ठीक है। अब सांपों को भी देखो, वो सांप जो भी होते हैं अश्लेषा नक्षत्र में गुप्त विद्याओं, क्योंकि मैंने बोला ये नक्षत्र अपने आप में गुप्त नक्षत्र भी है। तो तंत्र मंत्र, हिप्नोटिक आई, तंत्र मंत्र इनके लिए बहुत वो है। तो तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, ये काम भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। और तंत्र मंत्र भी ये बोल के करते हैं। आप देखो जीबान कटी हुई, ये बोल बोल के ही मंत्र शास्त्र करेंगे। और इनको इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा होती है इनमें। इंट्यूटिव पावर कैसे ज्यादा होगी? आ, अब क्या है, जैसे इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, वो क्या है, चेहरा बदल लेते हैं, या फिर स्वरूप बदल लेते हैं, इंसान भी बन जाते हैं, और
नाग भी बन जाते हैं। हो या इच्छा के अनुसार कोई भी हो। तो ऐसे लोग जो आप देखते हो अ, दूसरा भेष बदलते हैं, नाटक करते हैं, नाटकों में भाग लेते हैं, उनमें बहुत सारे अश्लील आपको मिलेंगे। बहुत सारे अब नागिन जो पुराने टाइम पे अगर आप देखोगे तो बहुत से ये नक्षत्र बहुत एक ऐसा नक्षत्र भी है जो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अराउज़्ड रहते हैं। ये इन लोगों को सेक्सुअली ज़्यादा चीज़ें बहुत पसंद है। तो अ, जितने भी नृत्यिकाएँ हैं जो भेष बदल के डांस-वांस करती हैं, उसमें भी अश्लेषा नक्षत्र बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। वो आप ट्रेट कहाँ से देख सकते हो, आप देखो जैसे साँप स्किन छोड़ देता है, नई स्किन आती है तो अब आप देखो साँप क्या रिप्रेज़ेंट करता है, हमारा जो शरीर है, शरीर की जो हमारी रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी पॉइंट होता है, वो वहाँ पे हमारी कुंडलिनी शक्ति को भी साँप रिप्रेज़ेंट करता है। हमारी जो इंसान के अंदर कुंडलिनी शक्ति होती है, वो कॉइल्ड वे में है और वो नीचे देखता हुआ वो जो साँप है, वो जो कुंडलिनी शक्ति है, वो नीचे देखते हुए है। इसलिए इसको अधोमुखी वापस कहा गया है। तो आप देखो, तो अब ये क्या होता है जब आप मेडिटेशन करते हो या फिर आप कोई भी आध्यात्मिक चीज़ करते हो, तंत्र-मंत्र की भी साधनाएँ करते हो, ये लोग तंत्र-मंत्र की साधनाएँ भी बहुत करते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, तंत्र-मंत्र की साधनाएँ कर रहे हो, तो वो क्या हो रहा है जब आप इस सीधे बैठते हो, आलकी-पालकी मान के सीधे, तो आप देखो आलकी-पालकी मान के बैठा है यानी कोई स्नेक और वो सीधे बैठा है, रीढ़ की हड्डी उसकी सीधी है और अ, जैसे ऐसे अगर हम बैठ गए, बिल्कुल, जैसे शिव बैठते हैं साधना में, तो वैसे अगर बैठे हैं तो ये जो हमारा सिर है ये तो साँप का हेड हो गया, ठीक है? और ये पूरा जा रहा है और यहाँ से वो कॉइल्ड होने लगता है। तो जो हमारी कुंडलिनी है, वो धीरे-धीरे स्ट्राइक करती है। जैसे-जैसे इंसान मेडिटेशन में आगे जाता है, तो वो हिट करने लगती है और वो जैसे-जैसे हिट करेगी, वो ऊपर की तरफ आएगा, तो वो अधोमुखी से ऊपर होने लगेगा, वो जो नीचे दिख रहा था वो ऊपर होने लगेगा, तो जब वो ऊपर होने लगेगा तो ये रीढ़ की हड्डी हमारा पूरा एक साँप समझ के चलते हैं हम, ठीक है? तो वो उसकी शक्ति ऊपर की तरफ आएगी, तो हमारे ऊपर जितने भी सहस्त्रार्थ चक्र तक जितने भी वो हैं, सारे सातों चक्र धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खुलने लगेंगे और जब वो हमारे सिर पे स्ट्राइक करेगी, तो दैट इज़ द पॉइंट अ जहाँ हमारे सारे अ अ, इंद्रियाँ खुल जाती है, जहाँ हम चीज़ों को वश में करने लगते हैं। तो हमारी शरीर के अंदर कुंडलिनी शक्ति को भी अश्लेषा नक्षत्र रिप्रेज़ेंट करता है, वो कॉइल्ड स्नेक है। तो इनके लिए एक और रेमेडी जो हो गई अ, आलकी-पालकी मान के स्ट्रेट बैठना और ध्यान करना। कुंडलिनी शक्ति पे। तो वो अपने आप में एक अश्लेषा नक्षत्र का वो अब जब हम बॉडी पार्ट्स पे आते हैं, तो हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, वो सब जॉइंट्स क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है? अब अश्लेषा नक्षत्र के अंदर केतु का जन्म हुआ था। केतु ग्रह का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ था। अब केतु ग्रह कैसे बना? जब साँप को काटा गया, तो वो भी एक स्टोरी है बट साँप को काटा गया तो केतु का। तो जहाँ भी वो जो जोड़ है, वो एक चीज़ को दूसरे से जो कर रहा है, वो भी अश्लेषा नक्षत्र और हमारे जो नाखून है, वो भी अश्लेषा नक्षत्र में आते हैं। अब नाखून हमारे अश्लेषा में आते हैं, तो साँप साँप क्या है? रेंग-रेंग के चलता है, ठीक है? तो हमारे साँप जब इंसान अगर रेंगने लगे, तो वो नाखून उसके वो आएँगे आगे बढ़ने के लिए ऐसे। तो अश्लेषा नक्षत्र में नाखून बहुत ज़्यादा तो अगर किसी के आप बोलते हैं नाखून जॉइंट्स ही है, तो अश्लेषा नक्षत्र अगर किसी का बेकार है, किसी के बार-बार नाखून टूट रहे हैं ना, तो आप देखो जिस घर में अश्लेषा नक्षत्र है, वो पीड़ित होगा, ठीक है? या फिर जैसे 28 डिग्री पे अपना मंगल अ, नीच का हो जाता है अश्लेषा नक्षत्र में, ठीक है? अगर ऐसा कोई है, तो उसके नाखून टूटते होंगे, अगर नाखून टूट रहे हैं, तो फिर अश्लेषा नक्षत्र उसका अच्छा नहीं है, ये बोल सकते हैं अपन बार-बार, बार-बार।
तो उनको सांप के ड्रीम्स भी बहुत आते होंगे, जिनके नाखून ज्यादा टूट रहे हैं ना, वो ऑब्जर्व करेंगे तो उनको सांप के ड्रीम्स बहुत आते होंगे। अब यहाँ पे क्या बता रहा है वो, इनके एंसेस्टर्स ने अगर अब उसको अलग अलग वे में देखें, इनके एंसेस्टर्स ने सांपों को मारा होगा, तो जब सांपों को मारा तो सांप, वो जो सांपों को इनके एंसेस्टर्स ने मारा, उसका जो कर्स है वो हमारे साथ चल रहा है। तो यहाँ पे हमको अश्लेषा की शांति करवानी चाहिए, ठीक है। या अश्लेषा की शांति के लिए आप छोटे छोटे उपाय, जो भी शिवलिंग के ऊपर चांदी का नाग चढ़ा दो, उसकी पूजा करो, या फिर नवनाग स्तोत्र, उसका उसका पाठ करो सुबह और शाम, तो उससे उसकी शांति हो जाती है। अब ये दूसरे हाउस से दूसरा वापस हम जाएंगे, तो एस्ट्रोलॉजी में एक होता है, हर हाउस से उसका जो तीसरा हाउस होता है वो उसके सिग्निफिकेशंस को बढ़ाता है। तो दूसरा हाउस से खाना देखते हैं, ठीक है। अब खाना एक तरह से जो लिक्विड वाला चीजें आती है वो इसमें आती है। अब इसमें भी पॉइजन, अब सांप क्या है, पॉइजन फीलिंग। तो यहाँ पे जो बीमारी होती है ना पॉइजन से, फूड पॉइजनिंग होना, क्योंकि फूड को बढ़ा रहा है वो, और यहाँ से 11वां घर फूड हो गया, मतलब दूसरा हाउस हो गया जहाँ पे दूसरी राशि आ रही है। काल पुरुष कुंडली में देखें तो फूड पॉइजनिंग होना, ये चीजें भी अश्लेषा नक्षत्र वालों को बहुत रहती है। अब ये तो कुछ ट्रेट्स हो गए अश्लेषा नक्षत्र के। अब हम और भी देख लेते हैं ट्रेट्स, फिर हम स्टोरीज पे आएंगे, उनको भी डिकोड करेंगे। अभी तो स्टोरीज पे हम एक ही स्टोरी देखी है नागास की, वो सांप अपने बिल में नहीं रहता, वो दूसरों के घर में रहता। तो अश्लेषा नक्षत्र अगर पीड़ित होगा तो उस बंदे के घर होंगे, बट वो दूसरों के घर में रहेगा किराए के। या फिर अगर ज्यादा पीड़ित हो गया अश्लेषा नक्षत्र, तो वो क्या करेगा, वो अपना घर, बाप दादाओं ने बहुत सारी जायदाद बना रखी है, वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। खुद का घर तबाह करने का काम भी ना ये लोग करते हैं। तो ये, क्योंकि ये सांप के ट्रीट ही देख रहे हैं हम, हमने क्या लिया अभी, एक ही आइडेंटिटी ली है, वो है सर्प। सर्प ने क्या किया, सर्प से हमको आया कि सर्प खुद बिल बनाता है पर खुद के बिल में नहीं रहता, दूसरों के। अब एक बेहतरीन रेमेडी इसके लिए आप देखना, जहाँ पे भी सर्प, जहाँ पे भी अब पाताल में सर्प रहते हैं। अब पाताल कहाँ से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे भी आप देखोगे चींटियों का जो गुंबज रहता है, जिसको वहां पे सर्पों की पूजा होती है, ठीक है। तो लाल चींटियां या कोई भी चींटी हो, चींटियों का जो भी घर है जहाँ पे बनता है, वहां पे आप दाने डालो, वहां पे वो आप भोजन डालो, वहां पे सर्प की प्रार्थना करो, वो जगह पाताल से जुड़ती है नीचे जाके, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी हो गई है अश्लेषा नक्षत्र के लिए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी मैंने कुछ रेमेडीज तो बता दी है अश्लेषा नक्षत्र में। दूसरी चीज, अश्लेषा नक्षत्र में हम देखें तो एक तो राक्षस गण भी आता है, और इसमें देवताओं वाले ट्रेड्स भी है, क्योंकि सर्प दोनों तरह के थे। एक वासुकी भी था, और दूसरी तरफ देखे तो उसके भाइयों में शेषनाग भी थे। अब शेषनाग को हम लेके चलते हैं। शेषनाग ने क्या किया, जब जो कद्रू वाली स्टोरी है उसको ही आगे बढ़ा लेते हैं। तो कद्रू वाली स्टोरी में जब आगे बढ़ाया हमने, तो शेषनाग ने देखा कि हम सारे जितने भी सर्प है उनने तो अच्छा नहीं किया इनके साथ, गरुड़ और उसकी माता के साथ, तो उनको बहुत बुरा लगा। तो वो बहुत पछता है। तो उनने क्या किया, फिर उनने ब्रह्मा जी की तपस्या की, बहुत तो ब्रह्मा जी ने बहुत लाखों सालों तक तपस्या की उनने। तो यहाँ से जो तपस्या की ना, यहाँ से आता है ये लोग बहुत ज्यादा डिवोटी होते हैं। वो कोई से भी भगवान के डिवोटी हो सकते हैं, बट अगर इनमें डिवोशन आ गया तो, इसलिए तंत्र मंत्र ये सारी चीजें, या फिर एस्ट्रोलॉजी, गुप्त विद्या, ये सारी चीजें यहीं से आई हैं, ठीक है। तो ये जो डिवोशन वाली जो चीजें हैं वो यहाँ हमको शेषनाग वाली स्टोरी से पता पड़ा। अब जब भी अश्लेषा नक्षत्र वाले किसी ना किसी डिवोशन में जाएंगे, उनको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। ये कैसे,
शेषनाग ने की थी ब्रह्मा जी की तपस्या, और शेषनाग ने क्या मांगा, प्रभु मैं इस जिंदगी से अपना मतलब मैं जिंदगी में अब जीना नहीं चाहता हूँ, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी माता ने और उनके पुत्रों ने, मेरे भाइयों ने मेरे दूसरे भ्राता के साथ, गरुड़ के और उसकी मदर के साथ अच्छा नहीं किया। ठीक है? तो भगवान ने जब वो डिवोशन देखा, तो उनको वरदान दिया कि भाई तुम सब अ, क्या करो, मतलब तुम इतने अच्छे धार्मिक वो हो, उनको वरदान दिया कि तुमसे बड़ा वो नहीं होगा डिवोटी, और इसी चक्कर में विष्णु भगवान ने उनको अपना वाहन बना लिया, इसी एक क्वालिटी के कारण। एक मतलब जहाँ पे विष्णु भगवान सोते हैं क्षीर सागर में, वो पृथ्वी का भार उनको दे दिया कि ये आप तुम कभी मरोगे नहीं, और उनको वरदान के रूप में पृथ्वी पूरी उनके ऊपर है, ऐसा हमारे हिंदू मान्यताओं में कहा गया है। एग्जैक्ट स्टोरी पूरी तो उस पे हम आते नहीं है, बट अभी खाली रिजल्ट देख रहे हैं तो। और दूसरा कालिया नाग, कालिया नाग पे क्या हुआ, विष्णु भगवान ने कालिया नाग का भी उद्धार किया उसके से, तो क्या अश्लेषा नक्षत्र वालों को क्या करना चाहिए, विष्णु की पूजा करके तिलक लगाना चाहिए, या विष्णु की मूर्ति एक बार अपने सिर पे रखनी चाहिए। वो जब भी सिर पे रखते हैं विष्णु की मूर्ति को, वो अश्लेषा नक्षत्र का कालिया वाला ट्रेड चालू हो जाता है, या फिर धरती पे जो पृथ्वी रखी हुई है, क्योंकि विष्णु खुद ही पृथ्वी है, वो वो ट्रेड सारे आ जाएंगे और आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो ये बेसिक सी रेमेडी है अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए, बहुत बेसिक। आप विष्णु भगवान की मूर्ति एक बार सिर पे रखें, ठीक है, मूर्ति नहीं, मतलब कोई भी तस्वीर, फोटो सिर पे रख के फिर, और उनसे प्रार्थना करें, भगवान जैसे आपने उसके कल्याण किया था हमारा भी करा है, ठीक है, या फिर विष्णु का तिलक, ऐसे जो गोल वाला तिलक होता है वो लगाए। उससे क्या होगा, उससे आपका उद्धार भी होगा, और अश्लेषा नक्षत्र पॉजिटिव वे में एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है? ये तो कुछ और ट्रेड्स हो गए। अब भगवान के डिवोटी बहुत होते हैं, विष्णु और शिव को मानने वाले अश्लेषा नक्षत्र के लोग सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। शिव को मानने वाले तो बहुत ही मिलेंगे आपको, जो शिव को मानते होंगे। अब शिव से भी बहुत जुड़ा हुआ है, वासुकी नाग देखो आप, शिव के गले में है। अ नागों के राजा, उसके बाद आप देखो तक्षक नाग उनके गले में है। फिर आप देखो शिव ने जिस जगह पे उसको रखा, आप बोलते हैं जॉइंट्स क्यों? अब अपन समझते हैं कि ये जॉइंट्स क्यों बताते हैं, तो जॉइंट्स देखने के लिए सबसे अच्छे, जब समुद्र मंथन में हलाहल निकला, तो हलाहल निकला तो उसका जो ज़हर था वो शिव ने पिया, ठीक है? और शिव जिसको गले में धारण करते हैं वो भी जहरीला। तो उस ज़हर को रोकने के लिए, क्योंकि वो ऐसा बोला गया है कि माँ तारा के रूप में नीलकंठ है, वो नील नील तारा होती है, ठीक है? तो पार्वती ने तारा का रूप लिया और वहाँ पे कंठ पे उनका रोक दिया। ये एक अलग ही स्टोरी है, अगर सारी स्टोरीज़ पे आने लगे तो बहुत डीप, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ये क्या, अब जॉइंट बन गया, ये हमारे ऊपरी भाग और निचले भाग को दोनों को जोड़ता है, जॉइंट बन गया। तो और यहीं पे सर्प रुकते हैं, तो ये भी एक है, केतु तो है ही, जब राहु केतु को काटा तो वो भी एक जॉइंट हो गए। तो वैसे ही अश्लेषा नक्षत्र में जॉइंट क्यों है, हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट्स है वो अश्लेषा क्यों, आप नीले कलर का यहाँ पे कुछ गले में लगाओ, या आप देखो ये जो पार्ट होगा ये थोड़ा उभरा हुआ होगा अश्लेषा वालों का, आर्द्रा वालों में भी था और अश्लेषा वालों में भी होगा थोड़ा बहुत। और क्यों? क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में यहाँ पे नाग है, नाग भी जहरीले, तो नाग यहाँ पे पॉजिटिव क्यों? नाग ने वो विष रोका रखा है। नाग वो उसको इनहेल, शिव के जो विष है वो थोड़ा-थोड़ा नाग वो करते हैं, तो वो वहाँ से कम कर रहे हैं। तो शिव के एक बहुत बड़े डिवोटी भी है अश्लेषा वाले। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में नागार्जुन ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे आप जाके पूजा कर सकते हो। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ पे काल सर्प दोष की पूजा भी होती है, और अश्लेषा वाले दिन भी आप अगर जाके पूजा करोगे सर्पों की, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा देगा। अब हम आते हैं दूसरी स्टोरीज पे। हम लेते हैं स्टोरी लक्ष्मण की। लक्ष्मण
राम जी के भाई थे। अब लक्ष्मण ने क्या किया, हमेशा बचाव किया राम जी का साथ कभी नहीं छोड़ा। तो अश्लेषा, यहाँ से पहली चीज हमको पता पड़ती है, अश्लेषा नक्षत्र वाले कभी किसी को अपने को, अपने वाले को जिस पे उनका दिल है, उनको कभी छोड़ते नहीं है, चाहे वो मर जाएंगे बट उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है अश्लेषा नक्षत्र की। दूसरी क्वालिटी हम तो यहाँ पे दूसरी क्वालिटी अगर हम देखें तो अश्लेषा नक्षत्र वालों को एक तो रात को नींद नहीं आती होगी, क्योंकि ये एक तो अधोमुखी नक्षत्र, ठीक है। और यहाँ पे जब आता है तो अर्धरात्रि आती, काल पुरुष की कुंडली में सूर्य जब अश्लेषा में आएगा तो वो अर्धरात्रि हो गई, ठीक है। वो अराउंड 2-3 बजे का टाइम है। और आप देखो, जब वनवास गए थे राम जी और लक्ष्मण जी वनवास गए थे, तो निंद्रा देवी ने लक्ष्मण जी को क्या दिया था, वरदान दिया था। मतलब लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी से वरदान मांगा था कि राम जी की मेरे को सेवा करनी है। तो राम जी अगेन हो गए विष्णु जी, इनकी मेरे को सेवा करनी है और ये सोएंगे, इनको कोई तकलीफ ना हो तो मैं कभी सोऊंगा। तो उनकी जो पत्नी है, उनको वो निंद्रा देवी ने बोला था तुम्हारी नींद में तुम्हारी पत्नी को ट्रांसफर कर दे दो। तो 14 साल तक तो उनकी पत्नी सोई रही, और इधर 14 साल तक वो कभी सोए नहीं। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं अश्लेषा नक्षत्र वालों की। तो इनको अश्लेषा नक्षत्र वाले है ना, ये रात को जागते हैं, रात को ही सारे अंडरवर्ल्ड, देखो रात को काम का अंडरवर्ल्ड पूरा चलता है रात को। जितने भी काला बाजारी होती है वो सब रात को होती है। काला धन की तस्करियां जो होती है वो सब रात को होती है। ये सब अश्लेषा के उसमें आते हैं। जो भी तस्करी कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है, कहीं ना कहीं अश्लेषा नक्षत्र उसके में होगा, आप देखिएगा। अब वही पॉजिटिव योगी बन गया, बहुत ज्ञाता बन गया शास्त्रों का, या फिर बहुत इंट्यूटिव पावर, उसको पहले पता पड़ जाता है कि भाई क्या होने वाला है, या जो बोल रहा है वो सच हो जाए। क्यों? क्योंकि वो नागास की ब्लेसिंग्स है वहां पे। तो ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बट बहुत से लोग खाली नेगेटिव नेगेटिव बोलते हैं कि ये तो ऐसा या वैसा नक्षत्र है। अब मैं बोलूंगा अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। हाँ, तो अब अपन लक्ष्मण भगवान की स्टोरीज पे ही चल रहे थे, तो इनको रात में नींद नहीं आती होगी। ये सोते होंगे तो गुड़ी मुड़ी होके सोते होंगे। गुड़ी मुड़ी होके क्यों सोना, सांप कोइल्ड है तो ये लोग सोते ऐसे गुड़ मुड़ होके, पैर ऊपर हैं थोड़े, या फिर उल्टे होके। अधोमुखी है तो उल्टा होने सीधा यूं नहीं सोएंगे, उल्टा सोएंगे सिर के बल। ऐसे सोने की इनकी आदत होगी। और आप सांप को भी देखो, वो जमीन पे रेंगता है, ठीक है। तो सोते, तो अगर कोई ऐसे सोते मिले या गुड़ी मुड़ी होते हुए सोते मिले और जीवान भी ऐसे करता हो, बाहर निकालता हो, तो समझ लेने का बिना देखे ही अश्लेषा नक्षत्र होना चाहिए। दिमाग में स्ट्राइक कर देना चाहिए तुरंत, हाँ भाई ये अश्लेषा नक्षत्र का बंदा है, ठीक है। और अश्लेषा नक्षत्र के बंदों को ज्यादा छेड़ना नहीं, फोकट बात में छेड़ना नहीं उनको, क्योंकि वो फिर उनको गुस्सा भी वैसे ही आता है। वो जितना केयर करते हैं उतना ही वो सामने वालों को, अगर उन्हें प्रॉब्लम दी तो प्रॉब्लम दूसरों को कर देंगे। फिर क्या है इनके, जो आप देखो अश्लेषा, अब लक्ष्मण भगवान ने हमेशा भाइयों की सेवा करी है। राम राम नाम अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए बहुत बहुत कारगर है। राम नाम उनको लिखना चाहिए। ये किसी नक्षत्र में नहीं बोला मैंने, अश्लेषा में क्यों बोल रहा हूं मैं। बलराम के साथ राम, कृष्ण का अवतार जहाँ था, बलराम के साथ राम, पूरा फेमस, वो हमेशा बहुत फेमस हो गए। राम लक्ष्मण जी के साथ थे, राम राम की उनने सेवा करी है। परशुराम भी वहां पे आए थे। तो जितने भी राम वाले कैरेक्टर है ना, वो उनके साथ बहुत जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। राम वाले कैरेक्टर, अब राम को पॉजिटिव वे में, राम राम की ने हमेशा सुनी। आप राम नाम का जाप करो, आप राम नाम का भजन करो, या फिर राम नाम लिखो। कभी भी प्रॉब्लम में हो, अगर आप अश्लेषा वाले हो, आपको रामबाण इलाज मिलेगा। ऊपर पेज पे सांप का वो बना लो और राम नाम लिखना चालू कर दो, ठीक है। दूसरी, राम जी की फोटो जिसमें लक्ष्मण जी साथ में हो, या विष्णु भगवान की फोटो जिसमें शिव सैया पे ये
शिरसैया यानी नाग की शैया पे विष्णु भगवान हो या कालिया नाग पे नाच रहे हो, ये जितने भी फोटो है आप ये अगर आप वॉलपेपर लगाते हो तो अश्लेषा नक्षत्र आपका अल्टीमेटली एक्टिवेट हो जाएगा और आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने लगेगा। अब क्या होता है अश्लेषा नक्षत्र आप जैसे जीवान कटी हुई है तो एक और बेहतरीन रेमेडी, जब जब भी अश्लेषा नक्षत्र वाले किसी के बारे में बुरा बोलेंगे, जुबान कटी हुई है, ट्रेचरी दिखा रहा है, नेगेटिव चीजें दिखा रहा है यहाँ पे, जब जब भी बुरा बोलेंगे उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा। तो आप क्या करो, क्योंकि आपकी तीक्ष्ण जुबान है ही, आप क्या करो, आप बुरा बोलना ही छोड़ दो। आप किसी से किसी की वो मत करो, चुगली मत करो। आपने चुगली करना छोड़ दिया, आप आपके का अपने उससे काम रख रहे हो, अश्लेषा नक्षत्र पॉजिटिव वे में वो हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और देन यू विल डू व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। उससे अच्छी कोई चीज है नहीं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स है अश्लेषा नक्षत्र का। और अगर हम देखें अश्लेषा नक्षत्र के ट्रेड्स के बारे में, तो अश्लेषा नक्षत्र में 19 से 20 साल की उम्र में अश्लेषा नक्षत्र एक्टिवेट होता है। जहां भी अश्लेषा नक्षत्र रहेगा वो घर एक्टिवेट होगा और उसका कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। तो अगर मान लो चौथे घर में अश्लेषा नक्षत्र है, ठीक है, 19 या 20 साल के जब रहोगे तो अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो माता को पीड़ा हो जाएगी, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में बैठा है तो माता को रिकॉग्निशन मिल जाएगा या फिर वो फेमस हो जाएंगी, ऐसे कुछ भी हो सकता है। 10वें घर में बैठा है तो आपके कर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अश्लेषा नक्षत्र में आ जाती है। अब आप देखो जितने भी मंदिर हैं अभी नाम तो याद नहीं आ रहा है मंदिर का, केरल में जो सबसे बड़ा मंदिर था विष्णु भगवान का जिसके 5-6 गेट खुले हुए, 2-3 गेट खुले थे, सबसे बहुत सोना निकला था, उसका 5वां या 6वां गेट नहीं खुला, उस पे नागास का फोटो बना हुआ है एंड इट इज सेइंग दैट के अभिमंत्रित ना कर रखा है उसको, अगर वो खोल दिया तो प्रलय आ जाएगा। तो यहाँ पे अगेन नागास की जो प्रोटेक्टिव पावर है ना वो दिखा रहे हैं, वो प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो धन को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपको आपका धन प्रोटेक्ट करना है, आपकी तिजोरी के अंदर एक नाग का वो रख दो, फोटो रख दो, यंत्र रख दो, या नाग का वो नाग का, चांदी के नाग का वो रख दो, कोई आपका धन निकाल दे। ये सबसे बड़ी रेमेडी है मनी के लिए। आप एक बार करके देखो, लक्ष्मी जी रखी है, कछुआ रखा है और आपने सांप रख दिया एक एक, ये कभी कोई नहीं बोलेगा आपको कि आप सांप रखो। आप चांदी का सांप तिजोरी में रख दो, मजाल है वो पैसा कोई बाहर निकाल ले, मतलब ऐसे चले जाए आपके, चोरी होके चले जाए या कोई चाहेगा तो भी उसको वो मिलेगा नहीं। तो और वहां पे भी क्या, पितरों को याद कर लो एक बार, फिर तो आप देखो रिजल्ट, बहुत ही खतरनाक रिजल्ट मिलेंगे अश्लेषा। ये कहाँ से आ रहा है, आप देखो ना पुराने टाइम पे सारे तंत्र मंत्र से ही सांपों को बांध के रखते थे और जो बड़े बूढ़े हैं वो अपने आप ही वो धन की भी रक्षा करते हैं वहां की। तो ये सब रक्षा करने, धन का सबसे बड़ा काम अश्लेषा नक्षत्रों के पास होता है। वो धन गुप्त रहता है, किसी को पता नहीं चलता है, इसलिए अश्लेषा नक्षत्र को धन वाले नक्षत्रों में नहीं लेते। बट आप अगर डीपली देखोगे तो अश्लेषा नक्षत्र सबसे बड़ा धन का योगा है, सबसे ज्यादा धन की तस्करी अश्लेषा नक्षत्र में होती है भैया। आपको कभी भी आ, कभी भी ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, ट्रेडिंग करनी है तो आप अश्लेषा नक्षत्र में कोई ट्रेड खरीद कर लो, आपका वो ट्रेडिंग का वो डूबेगा नहीं। अब ये तीक्ष्ण नक्षत्र है, ये अपने दुश्मनों को कभी छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो आपको मान लो आ, कैसे बोले, आपको किसी का कोर्ट केस चल रहा है, वो कोर्ट केस अश्लेषा नक्षत्र में लड़ लो या उस कोर्ट केस को फाइल कर दो अश्लेषा नक्षत्र में, मजा ले आप वो केस हार जाओगे। नागास कभी हारते नहीं है, वो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी निकाल लेते हैं बट हारेंगे नहीं। ठीक है, तो ये भी एक अश्लेषा, कोर्ट केस करना हो तो अश्लेषा नक्षत्र, वकील बनना हो तो अश्लेषा नक्षत्र,
सीक्रेट एजेंट बनने हो तो भी अश्लेषा नक्षत्र बहुत बड़ा काम करता है। उसके बाद पानी से रिलेटेड कोई भी काम हो तो भी अश्लेषा नक्षत्र, सांप से रिलेटेड काम हो अश्लेषा नक्षत्र, स्किन स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन से रिलेटेड स्किन केयर, क्योंकि अब देखो स्किन कहाँ पे आई, अश्लेषा नक्षत्र को रूल कौन करता है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी किसका कारक है, स्किन का कारक है, ठीक है। यहाँ से भी और सर्प अपनी स्किन झाड़ता ही है। तो स्किन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, प्रोफेशन है, डॉक्टरी में स्किन से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन है वो अश्लेषा नक्षत्र। डॉक्टर्स भी, हीलर्स बहुत अच्छे होते हैं, हीलर्स बोल सकते हो आप। हीलर्स कैसे, तो हीलर्स में क्या आ गया, हीलर्स में इनकी हीलिंग पावर, इनको बहुत डिवाइन पावर रहती है सर्पों की। तो इन लोगों को इंट्यूटिव पावर तो है, इनको पता पड़ जाता है पहले से ही कि कुछ होने वाला है। जब अश्लेषा नक्षत्र में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहता है ना, तो इनको पता पड़ जाता है। और बोलने में तो ये वाक के बहुत वो, क्योंकि बुद्ध का एक नक्षत्र है। और तो स्किन से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स बनते हैं, स्किन से रिलेटेड, सब अश्लेषा नक्षत्र में आ जाते हैं। कान भी अश्लेषा नक्षत्र में आता है। आप कान क्यों आता है अश्लेषा नक्षत्र में, कान को देखो आप, राउंड 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 राउंड, ये भी अश्लेषा नक्षत्र। तो वो सांप की जो कॉइल्स है ना, वो सब अश्लेषा नक्षत्र वाली यहाँ पे। अब कान की ये जो है, ये हमारी हड्डी से जो सेंसेस है उससे जुड़ी हुई है। तो हमारे जितने भी सेंसेस है ना, वो अश्लेषा नक्षत्र है। तो ये सेंसेस हमारे काबू में नहीं रहते इंसान के। तो सेंसुअल पावर, जो सेक्सुअल पावर होती है, ये इन लोगों में बहुत ज्यादा होती है। मतलब सेक्सुअल अर्जेस ये बहुत ज्यादा होती है। अब आप देखो, जो भी कोइल्ड चीजें रहती हैं, ऐसी ऐसी कोइल्ड चीजें रहेंगी, वो अश्लेषा। अब जूते के लेस, जूतों के अंदर लेस अश्लेषा नक्षत्र है, तो वो ऐसे कॉइल्ड रहेंगे। बहुत से अपन कपड़े देखते हैं जो ऐसे 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 कॉइल्ड रहते हैं, वो अश्लेषा नक्षत्र। क्योंकि अश्लेषा आप हाथों को देखोगे ऐसा जब भी हो जाता है ना यूं, तो दिस इज लाइक अश्लेषा नक्षत्र। क्योंकि जब इंसान सेक्स करता है तो एक दूसरों की शक्तियां मिल जाती है, और वो जो शक्ति सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है वो होती है कुंडलिनी। क्योंकि सेक्स करते समय वो जो ऑर्गन रहता है कुंडलिनी वाला, हमारी कुंडलिनी शक्ति के अंदर हमारा वीर्य और जितनी भी सारी ताकतें, ऊर्जा है, वो वहां पे। तो जब हम आध्यात्मिक उसमें जाते हैं तो वो जो ऊर्जा है हमारे वीर्य वाली, वो स्ट्राइक होती है बार। तो होता क्या है, तो हमारी जो अधोमुखी वो है, जब वीर्य का शमन नहीं होता तो वो वीर्य बार बार स्ट्राइक करता है और वो ऊपर जाता है फिर हमारी कुंडलिनी शक्ति बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें हमारा, हमारे जो, तो बहुत सारे जो न्यूरो साइंस वाले होते हैं या डेटा साइंस वाले लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क्स के जितने भी इंजीनियर हैं उनको देखना आप, कहीं ना कहीं अश्लेषा नक्षत्र। आज के टाइम पे इंजीनियर जो न्यूरल साइंस पढ़ते भी हैं, कहीं ना कहीं अश्लेषा नक्षत्र में होंगे ही होंगे। क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स, कनेक्शन ऑफ डीएनए, आपका जितना भी डीएनए है, डिकोडिंग है, वो सब अश्लेषा नक्षत्र के अंदर आता है। क्यों, क्योंकि वही डीएनए आगे जाके आपके पितृ बन गए हैं, ठीक है, उनके ट्रेट्स आपके अंदर आ रहे हैं। और अगर पूर्वजों ने कुछ किया, आप समझते हैं डीएनए अश्लेषा नक्षत्र क्यों है, ये चीजें आपको किसी ने बताई नहीं होगी। अब खाली समझने की बात है। अब डीएनए को अश्लेषा नक्षत्र क्यों कहा गया, तो डीएनए को अश्लेषा नक्षत्र इसलिए कह देते हैं अपन, क्योंकि आपके पूर्वजों पे जो कर्ज है वो आप पे भी आ गया। हेरिडिटी जो प्रॉब्लम पूर्वजों में, वो भी आप में भी आ गई। तो सर्प का कर्ज हमेशा ट्रांसफर होता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो वो ट्रांसफर कैसे हो रहा है, एवरीथिंग इज इनकोडेड इन डीएनए। आपका जो डीएनए है उसमें इनकोडेड है। तो वो जो इनकोड हो रहा है वो सब अश्लेषा नक्षत्र के थ्रू ही आ रहा है। तो वन टू अनदर ट्रांसफर होता रहता है अश्लेषा नक्षत्र। तो आपका डीएनए, तो डीएनए से रिलेटेड जितने भी रिसर्च करते हैं डॉक्टर्स, सब अश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे। आप किसी को बोल दो डीएनए, न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरो साइंस, जो भी आपकी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड, जहाँ पे आपके सेंसेस आ जाते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी वो है, तो ये प्रोफेशन उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखिए, इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। लक्ष्मण भगवान को देखो, अगर किसी ने छेड़ दिया, उनके एक नाक को गुस्सा रखा रहता था।
तो किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है अश्लेषा वालों को, इसलिए छेड़ने का नहीं। वो सांपों में भी दिखता है और वो वहां पे भी दिखेगा, ठीक है, बट प्रोटेक्टिव पावर उतनी है। राम जी उनकी फैमिली को अगर किसी ने कर दिया कुछ, तो फिर अश्लेषा वाले छोड़ते नहीं है। बहुत सी बार ट्विंस भी पैदा हो जाते हैं अश्लेषा नक्षत्र के अंदर, ठीक है, क्योंकि मतलब दो भाई तो रहते ही हैं। और आगे चलते हैं तो हाँ, अब लक्ष्मण जी, गरुड़ भी एक अच्छी रेमेडी है अश्लेषा वालों के लिए। अगर आपने पॉजिटिव वे में अश्लेषा, अगर किसी ने सांप बहुत ही नेगेटिव अश्लेषा है तो उसको गरुड़ वाला वो करना चाहिए। गरुड़ पुराण पढ़नी चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो सांप, जब देखिए आप राम जी, लक्ष्मण जी जब नागपाश में बंधे थे, तो हनुमान जी गरुड़ भगवान को लेके आया था। हनुमान जी ने संजीवनी लेके आया, तब भी जान बचा। तो हनुमान जी की अश्लेषा वाले हनुमान जी की सिद्धि भी करते हैं, और हनुमान जी की सिद्धि बहुत जल्दी होती है इन लोगों को। सीताराम। नहीं तो हनुमान जी की पूजा करना भी अश्लेषा वालों के लिए बहुत अच्छा है। आप सुंदरकांड के कुछ या फिर हनुमान चालीसा की कुछ लाइनें अगर अश्लेषा में है, वो पढ़िए। आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे एज ए रेमेडी। उसका आप जैसे नवरात्रि आते हैं, इसमें अनुष्ठान कर लीजिए, चैंट कर लीजिए बार बार। तो अश्लेषा नक्षत्र आपका अ, बहुत एक्टिव, मतलब रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा। तो हनुमान जी की आराधना करना अश्लेषा नक्षत्र के लिए बहुत अच्छा है। तो हनुमान जी को आप क्या करें, आप एक उसमें हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, इनकी कोई तस्वीर हो, वो रख लीजिए। अश्लेषा नक्षत्र बेस्ट। शो ऑफ कम कीजिए, दबे रहिए, क्यों, उससे नक्षत्र का एलिमेंट हमेशा वो रहता है। आप ज्यादा मत बोलिए आपका। अब ये चीजें, ये ट्रेड्स भी हम समझते हैं। दूसरा अगर हम लेते हैं तो कालिया नाग की जो स्टोरी है, कृष्ण भगवान वो जिस उसमें गया था, वहीं पे विष घोल रहा था। तो अश्लेषा नक्षत्र वाले विष भी बहुत घोलते हैं। तो विष जब घोलते हैं तो अंडरवर्ल्ड के काम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट इनका उद्धार भी भगवान की अगर शरण में चले गए, कृष्ण भगवान ने किया था, विष्णु ने। तो विष्णु को पूजना, शिव को पूजना और हनुमान को पूजना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर अश्लेषा। अश्लेषा के लिए और पर्टिकुलर टेम्पल्स हैं, जो पंचमी तिथि, चौथी और पंचमी तिथि होती है श्रावण मास की, वो बहुत शुभ होती है। इस दिन नवनाग स्तोत्र का पाठ करो। उज्जैन में एक वासुकी नाग का मंदिर है, महाकालेश्वर के ऊपर, वो साल में एक दिन खुलता है। सेम जयपुर में भी मोटी डूंगरी के ऊपर एक मंदिर है, वहां पे भी साल में वो एक बार ही खुलता है। तो ऐसे बहुत सारे गुप्त मंदिर हैं इंडिया में, अलग अलग जगह, नागाओं के। तो वो सब उनको पूजने से अश्लेषा नक्षत्र। अब अश्लेषा नक्षत्र में गंडांता भी आता है, तो आखिरी जो गंडांता रहता है वो पिता के लिए बहुत भारी रहता है। अगर आखिरी 27, 28, 29, 30 डिग्री रह गई तो वो बहुत भारी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, पुराने टाइम पे बोलते थे कि 27 दिन तक पिता अपने बेटे का चेहरा नहीं देखते, बट आजकल ऐसा कुछ होता नहीं है। पिता ही सबसे पहले बेटे का चेहरा देखता है, तो सब बाद में आते हैं। बट उसकी लाइफ, उससे क्या होता है, अगर आप शांति करा के देख लो, शांति कराने से क्या होगा, आप अश्लेषा नक्षत्र की, तो पिता की लाइफ थोड़ी स्ट्रगल, जो बच्चे का तो बचपन स्ट्रगल में रहेगा, और पिता के लिए भारी होता है, तो पिता का भी। अब अश्लेषा के अलग अलग नक्षत्रों, इसलिए अब साउथ में क्या बोलते हैं, साउथ में बोलते हैं अगर अश्लेषा नक्षत्र की लड़की हो तो उससे बहुत सोच समझ के शादियां की जाती है। क्यों, अश्लेषा नक्षत्र की लड़की है तो उसके पीछे भी एक कहानी, स्टोरी। अब स्टोरीज पे तो मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि स्टोरीज पे आने लगा तो फिर बहुत ही बड़ा वीडियो है, वैसे 1 घंटे से ऊपर का हो गया। तो इसमें क्या होता है, जब अश्लेषा नक्षत्र की कोई बंदी रहती है तो उसकी सासू नहीं रहती। इसलिए लोग, जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना, ब्राह्मणों को ये शाप है। तो ब्राह्मणों में तो ज्यादा ही है ये। ब्राह्मण लोग अश्लेषा नक्षत्र की लड़कियों से अपने बेटों की शादी नहीं करवाते हैं। उसका मेन रीजन है सासू पे भारी। तो सासू पे भारी, या तो सासू निपट जाती है, या फिर सासू बीमार, या कुछ भी, अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो।
हर केस में नहीं होता है, ठीक है। अब 7वें घर में मान लो अश्लेषा नक्षत्र आ गया, तो और वहाँ नहीं, अगर किसी का अब कुछ बीमारियां होती है, जैसे खून से रिलेटेड, या पीरियड्स टाइम पे नहीं आता लड़कियों में, तो जब भी प्रसव होता है तो खून निकलता है, ठीक है। खून काय का कारक है? मंगल का। मंगल अगर अश्लेषा नक्षत्र में आ गया, ठीक है, वो नीच का तो हो ही जाता है। तो और 7वें घर से अगर कनेक्शन बन गया, 7वें लॉर्ड के साथ कनेक्शन बन गया, तो आप ये समझ लो कि इंटर मैरिटल अफेयर, मतलब शादी के बाद भी अफेयर करने वाला, वो ऐसा बंदा-बंदी दोनों रहेंगे। दूसरे, अगर लड़की है तो पीरियड्स में प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगी, मतलब टाइम पे पीरियड्स नहीं आने, और सेक्सुअल अर्जेस बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा। इसलिए वो कहीं, अब इंटीमेट रिलेशनशिप, ये लोग एक्स्ट्रा अफेयर रखते हैं, मतलब अगर नेगेटिव अश्लेषा वो है तो सर्पों का एक वो है, उसके पीछे भी स्टोरी है। तो अब कितनी स्टोरीज पे आए, अब एक स्टोरी अपन बलराम की भी ले लेते हैं। तो बलराम का जो एक बड़ा मंदिर है वो है, अश्लेषा वालों को बलराम का एक मंदिर जाना चाहिए, जो भी जहाँ पे कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की तीनों की मूर्ति रखी है। नाम याद नहीं आ रहा, जहाँ पे बड़ी-बड़ी आँखें हैं कृष्ण भगवान की, तो मेरे को नाम याद आएगा तो मैं कमेंट में डाल दूँगा। अ, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा करना भी अश्लेषा वालों के लिए बहुत अच्छा है। या फिर एक बार जगन्नाथपुरी जाओ, आपका अश्लेषा, आप वहाँ पे बलराम को देखोगे, आपका अश्लेषा एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत ही कम ऐसी जगह है जहाँ पे बलराम जी के, मतलब फोटो में तो बहुत दिखते हैं, बट ऐसे बलराम जी कृष्ण भगवान के साथ है, तो वहाँ पे अश्लेषा नक्षत्र आपका एक्टिवेट हो जाता है। अ, और अगर अगर हम और आगे जाते हैं, तो अश्लेषा नक्षत्र, इनको आउटकास्ट भी बोलते हैं। आउटकास्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि वैश्य उसमें आते हैं ये, ठीक है, अश्लेषा वाले वैश्य में आते हैं या शूद्र में आते हैं। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, जब अश्लेषा वाले से आ रहे हैं, तो एक तो वशिष्ठ गोत्र मतलब इनके वशिष्ठ ऋषि हो गए, ठीक है। तो इनकी जो जहाँ से उत्पत्ति हुई थी ना, फर्स्ट जो थे वो वशिष्ठ के वंशजों में आते हैं ये। तो 71 इनको वशिष्ठ की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। मतलब जब भी कोई भी पूजा-वूजा करे, तंत्र मंत्र की साधना करे, या फिर कोई सी भी कुछ भी करे, भगवान का अनुष्ठान करे, तो वशिष्ठ को याद कर लो बस एक, सप्तऋषियों में, तो आपका अश्लेषा काम कर जाएगा। अब इनको क्या, आँख से थोड़ी प्रॉब्लम, आँख से क्यों प्रॉब्लम, इसके अलग-अलग कथाएँ हैं। आप यूरोप क्या, वेस्टर्न साइड में जाओगे तो वहाँ पे हाइड्रा की कथा है। हाइड्रा और हरक्यूलिस, और तो वहाँ पे एक साँप था। अ, वो, अब हरक्यूलिस क्या है, हरक्यूलिस एक भगवान का ही बेटा अवतार ऐसा मान के चलते हैं। तो उसने 12 चीज़ों को खत्म किया था। यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं लेना है, 12 चीज़ों को खत्म किया था। तो 12 चीज़ें 12 राशियाँ बताती हैं, मतलब वेस्टर्न के उसमें। तो जब वो चौथे कॉन्स्टेलेशन में आया, हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन को रूल करता है अश्लेषा नक्षत्र, इसको बोलते हैं अपन। तो वो जब हाइड्रा में आया, तो हाइड्रा था टू हेडेड स्नेक, 2, और कहीं-कहीं पे 6 टू 7 हेडेड भी बोलते हैं, ठीक है, 2 हेडेड स्नेक। अब उसको क्या, हरक्यूलिस को मारना था, अब वो मारते जा रहा है और ये पैदा होते जा रहा है, ये मर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये कैंसर कॉन्स्टेलेशन का वो आ रहा है, मतलब पूरी जो कर्क राशि है ना, वो अपने वेस्टर्न पा उसमें हम देख रहे हैं माइथोलॉजी में। तो उसमें क्या हो रहा है, तो आखिरी में उसको क्या बोला, अब वो उसको मारते तो रीजनरेटिव पावर इनको लगती है, तो बहुत जल्दी ये हील हो जाते हैं। रीजनरेटिव पावर बहुत ज़्यादा होती है इनमें।
इसलिए अश्लेषा की अब हमारी कुंडली में हमेशा हर नक्षत्र तो एक्टिव रहता है, तो रीजनरेटिव पावर, तो मेडिकल साइंस इनके लिए बहुत एक अच्छा वो रहता है अश्लेषा वालों के लिए, ठीक है। अब अश्लेषा नक्षत्र में और हम देखें तो रीजनरेटिव पावर यहाँ हो गई इनकी। अब बट इनको मारने के लिए फिर उनने अग्नि का जो भी वो तलवार, अग्नि का एक अस्त्र यूज किया था। तो उनने बोला था जैसे तलवार से काट रहे थे वो रीजनरेट हो जाती है, ठीक है। अब जो छुरी होती है वो भी अग्नि तत्व की है, कृतिका नक्षत्र में आती है, ठीक है। वो काट रहे थे बट वो रीजनरेट हो रहा था, तो उनको बोला गया कि इसके सिर को आप जला दो, तो ये रीजनरेट नहीं होगा। तो आप देखो, पानी, अश्लेषा नक्षत्र और अग्नि, मघा और अश्लेषा, एक की साइकिल खत्म हुई दूसरे की चालू हुई, एक दूसरे को खत्म, इसलिए गंडांता पॉइंट बहुत बहुत वो है। तो अग्नि से इनको बच के रहना चाहिए। अग्नि इज नॉट दैट गुड फॉर अश्लेषा नक्षत्र। अब अग्नि का एक वो भी किया था, एक राजा ने महाभारत में यज्ञ किया था सांपों को मारने के लिए। तो फिर सांपों की नाग माता बोलते हैं, मैं नाम कमेंट में बताता हूँ। तो उन्होंने फिर इनको बचाया था, तो उनकी उनके मंदिर जाना अश्लेषा वालों के लिए सबसे अच्छा है, नाग माता का, ठीक है। तो अल्टीमेटली अभी जो बात है वो स्टोरी पे आते हैं, बट अग्नि इनके लिए एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है, ठीक है। और जो केकड़े होते हैं, केकड़ा भी नहीं, कैंसर साइन का जो वो है, बिच्छू भी नहीं, केकड़ा, केकड़ा इनके लिए बहुत अच्छा है। तो केकड़े की फोटो, कैंसर साइन, पानी में केकड़ा रखना और साथ में अश्लेषा अग्नि का वो रखना, सांप रखना, ये अश्लेषा वालों के लिए बेहतरीन रेमेडीज। तो बहुत सारी वैसे तो रेमेडीज और भी हैं, मैंने बहुत सारी रेमेडीज बता दी हैं अलग अलग वेदों में जो जो भी रेमेडीज लिखी हुई है। अब अश्लेषा तो क्या सारे लोकों में है, सारी लोकों की शक्तियां, सातों लोकों में अश्लेषा नागाज रहते हैं, तो उनकी सारी शक्तियां वहां पे है ही हैं। अब समुद्र मंथन करने के लिए भी अश्लेषा और नाग का यूज हुआ था, तो राहु केतु भी अश्लेषा नक्षत्र से कहीं ना कहीं कोरिलेट, केतु तो का तो जन्म नक्षत्र ही है, और केतु कहाँ से अलग हुआ, वो राहु से अलग हुआ। तो राहु केतु इनडायरेक्टली मिल जाते हैं अश्लेषा नक्षत्र में। तो अश्लेषा नक्षत्र में ना राहु बुरे फल देता है ना केतु बुरे फल नहीं देगा, एक्सट्रीम फल देगा, आपको दौड़ा दौड़ा के वो करेगा। अब देखिए, अश्लेषा नक्षत्र पे आते हैं, तो महात्मा गांधी अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने क्या किया, स्किन से रिलेटेड लड़ाई करी थी, काले गोरे की लड़ाई, काले गोरे का भेद, इसके लिए लड़ाई करी। और ये जो जब भी अश्लेषा नक्षत्र को बोलता हूँ मैं, सबसे बड़े पॉलिटिशियन आर अश्लेषा नक्षत्र, सबसे बड़े ज्योतिष अश्लेषा नक्षत्र, इनसे बड़ा कोई पॉलिटिशियन नहीं है, रणनीतिकार नहीं। अगर आपको रणनीति बनानी है, इसलिए मैंने बोला था अश्लेषा नक्षत्र में आप एक बार कोर्ट केस अगर लड़ रहे हो तो अश्लेषा नक्षत्र में लड़ लो, आपको कोई हरा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके रणनीति के आगे कोई लगेगा ही नहीं। पॉलिटिशियन बनना है, मैंने अभी पिछला वीडियो जो डाला है उसमें पॉलिटिक्स के ऊपर, पॉलिटिशियन बनना है और अश्लेषा नक्षत्र नहीं है, कहीं प्रोमिनेंट जगह नहीं है, चाहे वो किसी कोई प्लेनेट रहे ना ना रहे, बट बहुत पॉजिटिव उसमें अश्लेषा नक्षत्र बैठा होगा, ग्रह में बैठा होगा। नरेंद्र मोदी के 9th हाउस में अश्लेषा नक्षत्र आता है, ठीक है। उसको रूल को मतलब कैंसर साइन, बुध मून लग्न में चले गया। अटल बिहारी वाजपेयी का राहु शायद अश्लेषा नक्षत्र में, वो 9वें घर में ही है। उसके बाद आप देखो नेल्सन मंडेला, और हम ले लेते हैं रानी, जो इंग्लैंड की रानी थी वो भी अश्लेषा नक्षत्र में थी। तो बहुत जितने भी पॉलिटिशियंस में बोलता हूँ, क्योंकि चौथा घर है आपका, क्या चौथा घर को आप सिंपल सा समझेंगे, चौथा घर आपकी मातृभूमि है। मातृभूमि के जो आगे के पद आ रहे हैं ना, वो तो आ गए उसकी रक्षा करने वाले, ठीक है। मतलब तो उसका प्यार और ये अंदर की चीजें, बट उसकी जो प्रोटेक्टिव पावर है अगर किसी ने छेड़ा वो अश्लेषा में है, ठीक है। तो पॉलिटिशियंस क्या है, अपनी कंट्री को बहुत ज्यादा सेव करते हैं, तो अश्लेषा नक्षत्र में पॉलिटिशियंस बहुत आते हैं।
सबमरीन, हमारी जो इंडियन नेवी, अगर इंडिया की बात करें, कोई भी नेवी जो सबमरीन का यूज करती है, सबमरीन से रिलेटेड जो भी है वो सब अश्लेषा, प्योर अश्लेषा होंगे। उनके अंदर जो भी काम कर रहा होगा ना अश्लेषा, आप देख लेना उठा के कहीं भी, अश्लेषा मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे कार्टूनिस्ट अश्लेषा नक्षत्र, क्योंकि वो भेष बदल लेते हैं, कार्टून दूसरों को हंसाने का काम करते हैं, इमिटेट करने का। विष कन्याएं पुराने टाइम पे होती थी, और जिन जिनको भी विष दे के मारा है सब अश्लेषा। आप ओशो की कुंडली उठा के देखना, उसमें अश्लेषा मिलेगा, उसको स्लो पॉइजन दे दे के मारा है। ठीक है, श्रीदेवी वहां पे मरी, लाइक उसकी जो मौत हुई उसका किसी को पता नहीं, बट अश्लेषा नक्षत्र जब एक्टिवेट हुआ, शी इज फेमस फॉर, जब वो नागिन मूवी करने लगी, आज भी बच्चा बच्चा जानता है नागिन मूवी मूवी किसने कौन है, तो अश्लेषा नक्षत्र यानी श्रीदेवी। आज भी बच्चा बच्चा तो जब भी नक्षत्र इनडायरेक्टली एक्टिवेट होते हैं ना, वो बहुत शानदार नेम फेम देके जाते हैं, पैसा भी देके जाते हैं, पैसा देना दे, नेम फेम ही इतना दे देते हैं आपको, और क्या चाहिए। तो अश्लेषा नक्षत्र के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब हम बेसिक ट्रेड्स में, अब सारी कहानियां तो पूरी नहीं कर सकता इस वीडियो के अंदर। यू कैन कांटेक्ट मी, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी स्टोरीज है जो आप पढ़ सकते हो। अश्लेषा नक्षत्र के लिए मेरी डिटेल्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। कंसल्टेशन भी लेना है अगर कोई ऐसे बहुत ज्यादा सांप के सपने आ रहे हैं, या फिर नेगेटिव कुछ हो रहा है, तो फूड पॉइजनिंग या कुछ इनकी रेमेडीज चाहिए, तो वो भी आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम इनके आखिरी कुछ ट्रेट्स पे आ जाते हैं अश्लेषा नक्षत्र के। तो अश्लेषा नक्षत्र के और जो हम देखते हैं वेस्टर्न में, अगर आपको स्टोरीज पढ़नी है तो आप हाइड्रा की पढ़ सकते हो, हर्मिस की पढ़ सकते हो। ठीक है, ये वहाँ पे और हमारे इसमें लक्ष्मण, बलराम, गरुड़ की पढ़ सकते हो। अब आप देखो सेक्सुअली इतने क्यों अराउज रहते हैं, तो वो होता है बिल्ले के कारण, और बिल्ला पंजा मारता है सबको। ठीक है, तो अश्लेषा वालों के नाखून मैंने बोल ही दिया है, अपने शरीर में नाखून अश्लेषा नक्षत्र बताता है। ठीक है, अगर अश्लेषा नक्षत्र वालों ने नाखून मार दिए अगर बुरे इंटेंशन से, वो आपके लिए घातक हो सकते हैं। भाई क्रीम लगा लेना तुरंत, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, मेल मेल केट अश्लेषा नक्षत्र का वो है। ठीक है, अब बिल्ले को देखो, बिल्ला उग्र रूप का होता है, इसलिए अश्लेषा नक्षत्र में बिल्ले। नींद बहुत आती है अश्लेषा, सांप सोता रहता है हमेशा एक जगह, बट रात को नहीं सोएगा, रात के वो होते हैं ये अश्लेषा नक्षत्र। अब देखो, जो भी इंसेंस, अगर ट्री देखें तो खुशबू, नाग केसर, नाग चंपा, या फिर अलेक्जेंड्रियन लॉरेल, ये जो पेड़ है ये अश्लेषा नक्षत्र वालों का वो है। ठीक है, त्रिमूर्ति में शिवा, डिसोल्यूशन, जो खत्म करने वाली चीजों को बताता है। गुण सात्विक, बट गण राक्षस, ये दोनों चीजें हैं। मतलब रेस तो, गण तो राक्षस है, बट गुण सात्विक है। तो यहाँ पे दोनों बता दिया। एक जो ट्रेचरी वाले थे नागास, वो भी बता दिए, और ये जिनने शिव की वो की, विष्णु की, तो उनने सात्विक गुण भी बता दिए। तो आप, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस ओर जाना चाहते हो। आप जिस ओर जाना चाहोगे उधर ही आप पहुंच जाओगे। ये भी अश्लेषा नक्षत्र में बताते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड्स फेसिंग होता है, डायरेक्शन इज साउथ, साउथ डायरेक्शन अश्लेषा नक्षत्र रूल करता है। और इनका जो कलर है, आप अगर बैकग्राउंड देखोगे तो रेड ब्लैक मैंने लिया है, ये कलर अश्लेषा नक्षत्र का कलर ही रेड ब्लैक होता है। ठीक है, और आगे अगर हम चलेंगे तो इनकी रूलरशिप जो है सिल्वर, सिल्वर अश्लेषा नक्षत्र में आती है। ठीक है, तो सिल्वर, प्योर सिल्वर की एक घोड़ा रखना, गोटा रखना, मतलब चौकोट वो रखना, वो अश्लेषा नक्षत्र में आ गया। नाग, नाग की एक फोटो, चांदी का नाग शिव पे चढ़ाना, या नाग का जोड़ा शिव पे चढ़ाना, शिव भगवान की उस पे चढ़ाना, वो अश्लेषा नक्षत्र वाले। काल सर्प दोष की सबसे अच्छी रेमेडी, आपको कहीं पूजा करवाने की जरूरत नहीं है, त्र्यंबकेश्वर जाने की जरूरत नहीं है, आपको उज्जैन जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। साउथ में बहुत इसके टेम्पल है, वहां जाने की,
आप क्या करो, 2 नाक के जोड़े लो, वो शिव पे चढ़ाओ और उसका अभिषेक करो। मस्त फैंटास्टिक आपको। और याद कर लो, जिसके लिए रेमेडी कर रहे हो वो याद करना बहुत ज़रूरी है। तो वो अश्लेषा नक्षत्र में आपका काम कर जाएगा। मर्क्यूरी है, उसके बाद क्विक सिल्वर आता है, सिल्वर भी अश्लेषा नक्षत्र। शुगर कैंडी वाले जो भी हैं, शुगर कैंडी खाना जिनको पसंद है, वो भी अश्लेषा नक्षत्र। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं काम-काज, अश्लेषा नक्षत्र। न्यूरल नेटवर्क्स मैंने बोल ही दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोल देता हूँ, ठीक है। ग्रीन ग्रास क्योंकि मर्क्यूरी का वो आ गया है, ठीक है। जूसी वेजिटेबल्स इनको पसंद है। इंसेक्ट्स, सांप क्या खाता है? इंसेक्ट्स खाता है, तो अश्लेषा नक्षत्र वाले मतलब इंसेक्ट्स भी उसमें आ जाते हैं अश्लेषा नक्षत्र में। वो जितने भी वाटर एनिमल हैं, ये अपने घर में जो बल्ब रहते हैं, बल्ब, वो भी अश्लेषा नक्षत्र वो करता है। पॉइजन हो गया, हंट हो गया, ग्रेन हो गया, हंटिंग करना, क्योंकि सांपों को सब मारते, तो हंटिंग करना वाला और फिशिंग करना, जो फिशिंग करने की बेट होती है ना, वो भी अश्लेषा नक्षत्र में आती है। तो ये सारे अश्लेषा नक्षत्र में के ट्रेट्स हैं, या अश्लेषा नक्षत्र में जो जो आते हैं वो सारी चीजें। अब कुछ लोगों ने बोला है, जैसे होरासारा में बोला, अश्लेषा नक्षत्र में अगर मून है तो वो बहुत क्रूअल होगा, मेलेफिक टेंडेंसी वाला होगा, फिकल माइंडेड होगा, बहुत बोलता होगा, बट वो पैसा बहुत कमाएगा या पैसा बहुत इकट्ठा करेगा, ठीक है। अब जातक परिजाता में वो बोला है, वो अनग्रेटफुल होगा, दूसरों से काम ले लेगा बट उसका वो नहीं करेगा, हेस्टी टेम्पर, मतलब कम उसका। अब नारद जी ने क्या बोला है? नारद जी ने बोला है मिस्चीवियस होगा, क्रूअल होगा। मिस्चीवियस मतलब ये अंडरवर्ल्ड वाले आप समझ लो, या फिर जो दादागिरी करता है या बहुत मस्ती करता है, क्रूअल होगा। फॉन्ड ऑफ अदर्स वाइफ, दूसरों की पत्नियों को वो करता होगा। अब ये नागास की एक स्टोरी है, वो लोग ताक झाक करते थे, तो वहां पे आ जाता है कि दूसरों की वाइफ पे भी नजर रहती होगी अगर नेगेटिव अश्लेषा होगा तो, ठीक है। बृहत संहिता में लिखा है टेंगल, मतलब जब इन ट्वाइंगल चीजें होती है ना, इधर जितनी भी चीजें इन ट्वाइंगल फॉर्म में आ रही है वो सब अश्लेषा। आप इलेक्ट्रिसिटी के तार देखो, जब वो ऐसे जोड़ जोड़ के वो बनाते हैं ना, तो वो भी अश्लेषा नक्षत्र में आते हैं। सारे वायर ऐसे नहीं होते, ठीक है। तो हर चीज का एक पार्ट आप पर्टिकुलर वो देख लो कि ट्वाइंगल इन ट्वाइंगल चीजें कुछ आ रही है तो अश्लेषा नक्षत्र में आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। रिपीटेटिव पैटर्न अगर कहीं देखने को मिल रहे हैं आपको, तो वो भी अश्लेषा नक्षत्र में हो जाता है। अब ऑस्पिशियस चीजें क्या क्या कर सकते हैं अश्लेषा नक्षत्र में? अगर मून है या अश्लेषा नक्षत्र में कोई है, तो क्या डिटॉक्स, किसी के अंदर से जहर निकालना, या फिर मान लो बहुत सारी दारू पी ली है, तो वो जो नशा अगर उतर नहीं रहा है, तो वो डिटॉक्स करने का काम, या फिर क्लीन अप करना, अपनी बॉडी साफ करना, तो अश्लेषा नक्षत्र में आप करोगे तो सुंदर दिखोगे। मे बी यू यूज शार्प चीजें, किसी का कत्ल करना हो तो अश्लेषा नक्षत्र को चूज करो। आई डिड नॉट रिकमेंड इट, बट ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो कोई पकड़ नहीं पाएगा और सामने वाला निपट भी जाएगा, ठीक है। ये भी अश्लेषा नक्षत्र में होते हैं। फाइलिंग ए लॉ सूट, मतलब किसी पे केस फाइल करना। फेसिंग एनिमीज, अश्लेषा नक्षत्र। दूसरे को बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना, ये सारी चीजें भागों में। अगर पेड़ काटना हो, क्योंकि पेड़ आप क्या 2 भाग में विभाजित कर रहे हो, तो पेड़ काटने का काम कर रहे हो, जंगल का डिफोरेस्टेशन का काम जिसने लिया वो अश्लेषा नक्षत्र वाले होंगे, तो वो अश्लेषा नक्षत्र में लेना चाहिए, तो वहां पे कहीं रुकावटें नहीं आएगी। अल्ट्रा वायलेट रेस या अल्ट्रा वायलेट रेट से क्योंकि इनकी जो आंखें वो बहुत वो होती हैं, वो दूसरे उसको भी कैप्चर कर लेती हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र में ये चीजें भी बहुत स्पेशल कंसिडरेशन, खाली गंडमूल का डेबिलिटेटेड मार्स होता है 28 डिग्री की थीम्स में। कोल्ड ब्लडेड, फोक टंग, हाइप्नोटिक, मैनिपुलेटिव, स्नीकी, एम्ब्रेसिंग ट्रायंगल, पॉइजन। एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम, एग्रीकल्चर में भी जो धरती के अंदर जो उगता हो ना, जैसे आलू हो गए, ग्राउंडनट हो गई,
जो भी धरती के अंदर उगता हो, राइस हो गया अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र की बेस्ट रेमेडी एक और है राइस। राइस धरती के नीचे उगता है ना, मतलब पानी के अंदर। तो क्या करो आप, अगर जैसे एक और रेमेडी दे देता हूँ। आपका मंगल अश्लेषा नक्षत्र में नीच का है। आप मंगलवार ले लो, सोमवार ले लो, कभी भी राइस भात पूजा कर दो शिवलिंग के ऊपर और नाक चढ़ा दो। बेस्ट रेमेडी। मंगल दोष है भात चढ़ा देने का, मतलब क्या करने का, भात मतलब हो गया अपना, आप राइस लो, राइस को उबालो और मतलब चावल उबाल के भगवान शिव पे उससे ढक दो। अश्लेषा नक्षत्र का कॉमर्स, सबसे बड़े पॉलिटिशियन और रणनीतिकार चाणक्य भी शायद अश्लेषा नक्षत्र के ही होंगे। महात्मा गांधी अश्लेषा नक्षत्र। एक ही बंदे ने भारत आजाद करवा दिया। अपन और चीजों पे नहीं जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू नेहरू अश्लेषा नक्षत्र। ओशो अश्लेषा नक्षत्र। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका को उसने वो करवा दिया। इनसे बड़े पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकते अश्लेषा नक्षत्र। रणनीतिकार अश्लेषा नक्षत्र। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में जाना हो अश्लेषा नक्षत्र हो भाई, नो डाउट चले जाओ, क्योंकि सामने वाला हरा नहीं पाएगा। और आप पॉजिटिवली एक्टिवेट कर लो भाई, नागास को पूजो या बड़े बूढ़ों को पूजो, पितरों को पूजो, तो आपको दोनों एनर्जी मिलेगी, क्योंकि मघा उसको पावर देगा। मगा यानी पितृ, पितृ का को पावर देंगे, आपके अश्लेषा नक्षत्र को देंगे उसके लिए दूसरा, और वो उनके पितरों के लिए परम मित्र नक्षत्र हो गया। ठीक है। शिव का जो धनुष है वो भी अश्लेषा नक्षत्र में आता है। ठीक है। और रोप जो रस्सियां होती है वो भी अश्लेषा, क्यों रस्सियां खींचने का चर्निंग की थी ना, तो रस्सी अश्लेषा नक्षत्र, और रस्सियां गोल गोल ही होती है। खाट पे बिछाने की जो भी रस्सियां होती है, या कुएं से पानी निकालते हैं, वो रस्सी भी अश्लेषा नक्षत्र में आ जाती है। केतु वॉज बोर्न इन अश्लेषा नक्षत्र। ठीक है। अब आपको स्टोरीज पढ़नी है तो सेज वशिष्ठ की आप स्टोरी पढ़ सकते हो। अश्लेषा नक्षत्र के मलीच आउटकास्ट, तो ये अपने घर में नहीं रहते हैं सांप, वहां से आप देख सकते हो कि मलीच आउटकास्ट। धर्मा, धर्म के राह पे चलते हैं, राक्षस गण है, सात्विक इनकी टेंडेंसी है, तो राक्षस और डीमन दोनों का वो है इनमें। उत्तीक्ष्ण नक्षत्र है, तो बोलते बहुत वो हार्श है। फिर कपा, कपा मतलब जो इनको जो बीमारियां होती है वो कपा से रिलेटेड, अगर ज्यादा तत्वों की वो होती है तो वाटर प्लस अर्थ को मिला के कपा बनता है। जैसे कूल, ऑयली, हेवी, स्टेबल, स्लो, सॉफ्ट, ग्रॉस, स्टिकी चीजें जितनी भी, ग्रीस हो गया, काली चीजें, काला ग्रीस, काला डामर, सब अश्लेषा नक्षत्र में है। अधोमुखी, डाउनवर्ड्स फेसिंग। ठीक है। तो ये बहुत सारी मैंने डायरेक्शन इनका होता है साउथ। तो बहुत सारी वो बता दी है अश्लेषा नक्षत्र की। कुछ इनके मंत्रास होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद मेरे पास यहाँ होंगे। अश्लेषा नक्षत्र जो आप एज ए रेमेडी यूज कर सकते हैं उनको। आ, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, रेड कलर तो हो गया, ब्लैक रेड। और कोई अगर बच्चा पैदा होता है अश्लेषा नक्षत्र में, तो डी डू डे डो, ये चार इनके इनसे नाम रख सकते हैं। लक्की नंबर इज 5। क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजी में आप जाओगे तो बुध 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो आप इतना याद रख लो, अगर न्यूमरोलॉजी आती है, बुध का नंबर पता है, तो आपको वो भी पता चल जाएगा इनका। ठीक है। अब इनके कुछ नाग मूला मंत्र होता है। मूला नक्षत्र भी अश्लेषा से बहुत ज्यादा वो करता है, क्योंकि मूला में भी वापस वो आ गया गंडांता। ठीक है। मूल मंत्र ऑफ अश्लेषा, हमको कब चेंज करना चाहिए? चतुर्थी या पंचमी, कोई से भी महीने की, और श्रावण की हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है। तो मूल मंत्र है, नाग मूल मंत्र बोलते हैं, ओम नमो भगवते काम रूपिण्ये महाबलाय नागाधिपते स्वाहा। ये एक इनका मूल मंत्र है। ये आप कभी भी पंचमी चतुर्थी को इसका अनुष्ठान कर सकते हैं, अगर आपके पास काल सर्प दोष है या नाग दोष है, कोई सा भी दोष है तो।
उसके बाद आपका वो कुछ इनके अलग-अलग ये 9 नवनाग बोलते हैं, नवनाग स्तोत्र तो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा ही था। तो उनके अलग-अलग ए एक-एक डायटी के तो हर महीने में एक कोई हर महीने अगर हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चले तो हर महीने कोई एक नाग चलता है, ठीक है? जैसे चैत्र में वासुकी, वैशाख में कच्छनीरा, ज्येष्ठ जो महीना होता है उसमें तक्षक, आषाढ़ में शुक्र, श्रावणा में अल अल्पतारा, फिर भाद्रपदा में संकाला, फिर मघा में धनंजया। धनंजया ये हमारे पितरों के वो होते हैं, सर्प होते हैं। फिर फाल्गुनी में अरावतारा, फिर अग्रहायना में महाशंखा और पुष्या में कारकोटका, फिर अश्विना में कंबला और कृतिका में अश्वत्थारा। और ये हमारा एक नवनाग का मंत्र भी होता है, ठीक है? ये जो 12 नाम है मंत्र के, ये श्रीमद् भागवत पुराण में इसका इस 11वें स्कंद में दिए हुए हैं। उसके बाद तो नवनाग में 9 नाग हैं, मेन जो 9 नागों को हम बोलते हैं, उनके लिए अलग-अलग अगर आपको देखने हैं तो ये है जैसे अ, अनंतम वासुकी शेषम, तो अनंतम एक वो हो गए, वासुकी एक हो गए, शेष एक हो गए, तो उनके लिए अलग-अलग मंत्र जैसे अनंताय के लिए ओम कुमकुमाभ्याय विप्रवर्णाय सहस्त्रफणाय अनंताय नमः। उसके बाद शेषनागाय नाग के लिए ओम श्वेताय विप्रवर्णाय सहस्त्रफणाय शेषाय नमः। तो अगर पिता से रिलेटेड हमको कुछ करना है तो ओम पिताय क्षत्रिय वर्णाय सप्त सत फणाय वासुकये नमः। ओम नीलाय वैश्य वर्णाय, अगर किसी का वर्ण ही वैश्य है, मतलब वैश्यों को ये वाला पढ़ना चाहिए। तो इसे अलग अलग कृष्ण भगवान के लिए कर रहे हैं आप, कृष्णाय वैश्य वर्णाय सप्त सत्फणाय शंखपालाय नमः। अगर सातवां घर भी पीड़ित हो तो भी आप ये वाला यूज कर सकते हो मंत्र, ठीक है? अगर पांचवा घर पीड़ित हो, बच्चों होने में दिक्कत आ रही हो और अश्लेषा नक्षत्र है तो आपको ये वाला करना चाहिए। ओम उज्ज्वलाय शूद्रवर्णाय पंच सत्फणाय महापद्माय नमः। अगर किसी को नाम नीम फेम चाहिए तो ओम उज्ज्वलाय शूद्रवर्णाय त्रिसंत फनाय कंबलाय नमः। तो ऐसे करके अब बहुत सारे इनके मंत्र हैं। किसी पर्टिकुलर रेमेडी के लिए आप कोई सा भी मंत्र यूज कर सकते हैं। सो ये था हमारा अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। और भी बहुत सारी चीजें हैं अश्लेषा नक्षत्र में, अभी हम करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा अश्लेषा नक्षत्र को। चंपक फ्लावर अश्लेषा नक्षत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुंडलिनी शक्ति आपको मैंने जो बोला था, ये देखिए, ये कुंडलिनी शक्ति का भी है और ये आगे पीछे कॉइल्ड। तो ऐसे कपड़े अगर कोई पहनता हो, ये भी अश्लेषा नक्षत्र का। कुंडलिनी भी अश्लेषा नक्षत्र की वो है। सो यहाँ पे एंट हिल का भी देखिए, देयर इज ए क्लोज कनेक्शन बिटवीन सेकर्ड नागा एंड द एंट हिल। मतलब जो चींटियों की वो पर्वत रहता है, उनका बहुत नागलोक से वो डायरेक्ट जुड़े रहते हैं, ठीक है, पाताल लोक से। ये योगा के अंदर अपने ना भुजंगासन ये भी सांप को बता रहा है, बट उससे अच्छा जब सांप कॉइल्ड उसमें बैठा है, जब हमारा ऊपर जाएगा तो हमको क्या करना है। अश्लेषा नक्षत्र वाले हैं तो आप आइट साइड में वो कर सकते हैं, मतलब सीधे होके थोड़ी अपनी गर्दन घुमाए ताकि आपकी जो कमर है वो घूमती रहे। तो कमर जब भी घूमेगी तो कमर वाली कोई जो रीढ़ की हड्डी है वो अश्लेषा नक्षत्र को बताती, तो वो हमेशा एक्टिव रहेगा।
तो ध्यान करना इनके लिए बहुत अच्छा है, शिव की आराधना करनी बहुत अच्छा है। साँपों के मंदिर हर जगह मिल जाते हैं। बहुत सारी जगह है जहाँ पे साँप रहते हैं, तो वो अश्लेषा नक्षत्र में ही आते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, तीक्ष्ण नक्षत्र है। तो ये थी स्टोरीज़ अबाउट अश्लेषा नक्षत्र। तो अब न हम यहीं पे अश्लेषा नक्षत्र को रोकते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। नक्षत्रों की सीरीज़ का 9वाँ नक्षत्र हमने कंप्लीट कर लिया है, तो एक साइकिल तो कंप्लीट हो गई। 1 साल के बाद बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं मेरे पास कि नक्षत्रों की सीरीज़ को आगे बढ़ाओ। टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं आगे कर नहीं पा रहा हूँ। बट कि जिसको भी आप नक्षत्र अच्छे पॉजिटिव वे में एक्टिवेट कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। यू कैन वियर रिंग्स लाइक दिस। आप चांदी की सांप के रिंग बनवाओ, आप चीटी उंगली में पहनो तो आपका मून को भी अच्छा करेगा। सिल्वर रिंग रही और अश्लेषा में है तो ही करवाना। आप ऐसे बहुत सारी चीजें, अब जैसे मघा आएगा, मघा में शेर की सोने की रिंग बनवा सकते हो आप। तो वो बहुत अच्छा, तो अगले बार हम मघा की भी बात करेंगे। तो ये दिस इज हाउ यू कैन एक्टिवेट अश्लेषा नक्षत्र। सांप से रिलेटेड कहीं भी चीजें होंगी अश्लेषा नक्षत्र। मूवीज आई थी एनाकोंडा, नागिन सीरियल है, उनके जो कैरेक्टर आप देखोगे सब अश्लेषा नक्षत्र में, कहीं ना कहीं अश्लेषा नक्षत्र है ही। तो आपकी लाइफ में भी आप ऐसी चीजें एक्टिवेट करो, तो वो आपको नेम फेम सब कुछ देके जाएगी। शिव की पूजा करो क्योंकि हर शिव की उस पे वो सांप रहता ही है। तो अश्लेषा तो हमेशा आपका एक्टिव रहेगा ही रहेगा। शिव की आराधना करना बहुत ही अच्छा। भुजंग, नागेंद्र आ रहा है, नाग आ गया, नागेंद्र आ रहा है, वो वाली चौपाइयाँ पढ़ लो आप। अ, उसके बाद हनुमान जी का कर लो, क्योंकि सांपों से छुड़वाने का काम अगर नेगेटिव उसमें है तो हनुमान जी से अच्छा कोई नहीं करता। क्योंकि हनुमान जी को एक तो इनको राम और लक्ष्मण को भी इनने नागपाश से निकलाया था हनुमान जी ने, ठीक है? संजीवनी बूटी भी वही लेके आए थे। और जब आप सुंदरकांड पढ़ोगे तो सुंदरकांड में आपको शायद 17वाँ जो वो चलता है, 60 अध्याय मान के चलता हूँ मैं, तो 17वें अध्याय में हनुमान जी को उनने जो रावण का जो बेटा था, जब उनने मेघनाद, उनने उनको नागपाश में बाँधा था हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने नागपाश में बंधे, बट कुछ हुआ नहीं उनको, मतलब वो तोड़ सकते थे। ब्रह्मा जी की लाज रखने के लिए उनने वहाँ पे तोड़ा नहीं था। तो अश्लेषा नक्षत्र और हनुमान जी का भी बहुत क्लोज़ रिलेशन है। जब वो गए थे तो नागों की जो देवी है, ठीक है? नागों की जो देवी है, वो देवी ने वहाँ पे उनकी परीक्षा ली थी। वो राक्षस के उसमें बड़ा मुँह बनाया था, तो अ, उनने बोला था जब तक मैं तेरे को खाऊँगी नहीं, तब तो वो परीक्षा लेने आई थी, वो देखने आई थी ये रामकाज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उनका मैं नाम भूल रहा हूँ। तो तो उनको अभी आशीर्वाद मिला था, वो नागों की देवी थी वो। ये भी सुंदरकांड अगर आप कभी देखोगे तो उसमें स्टार्टिंग के उसमें ही दे रखा है, जहाँ पे कुछ ये हनुमान जी जब लंका जाते हैं, एंटर नहीं करते और छलांग मारते हैं, उसके बीच में ये घटना हुई थी। तो ऐसे अश्लेषा नक्षत्रों की बहुत सारे ट्रेड्स हैं। अ, आप पॉजिटिव वे में अश्लेषा नक्षत्रों को एक्टिवेट कीजिए एंड आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके भी मिलेंगे। हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे हमारी सीरीज नक्षत्रों की। होप यू गेट लाइक कैसे हमको याद करना चाहिए नक्षत्रों को, और कैसे, तो मैंने हर तरह से मैं राशि के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से, नक्षत्र के पदा मैंने नहीं लिए, टाइम बहुत हो गया है। तो कभी रहेगा तो अश्लेषा नक्षत्र के पर्टिकुलर पदा में क्या-क्या रिज़ल्ट मिलते हैं, वो भी बता दूँगा। बट अगर गंडमूल में आ रहा है तो अश्लेषा के दिन साँप की अ, अश्लेषा नक्षत्र जिस दिन भी हो, तो वो कर लीजिए। ये इफ़ेक्ट करते हैं एक्चुअल में, तो प्लीज़ डू द रेमेडीज़
ऐसा नहीं है कि इनका असर नहीं मिलता, इनका असर सबको होता है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप रेमेडीज़ टाइम पे कर लीजिए तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने वैसे बहुत सारी रेमेडीज़ इसमें बता भी दी हैं। थैंक यू।